IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया एकदम। सौरभ, 100 एपिसोड के बाद हमने एक हफ्ते तो छुट्टी मार दी। एकदम मतलब देखो ना, हम इतने ऐसे वो हो रहे थे, हमने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। ये नहीं, फिर अब नजर नहीं लगे तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा एक कर लिया ना छुट्टी। ठीक है, शायद हमारे श्रोता माफ कर देंगे 100 एपिसोड के बाद एक गलती को। तो ठीक है, नहीं, वो तो 100 रन के बाद तो बल्लेबाज भी अपना बैट और उठाते हैं और कैप फटाते हैं, तो उतना तो आपको भी चलेगा। हाँ, वही होपफुली वो माफ कर देंगे। तो आज किस चीज पर बात की जाए सौरभ? तो ये आजकल एकदम हम लोग 91 रिफॉर्म की को सेलिब्रेट कर ही रहे हैं पूरे साल। काफी लोग कर रहे हैं और हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की प्रणय, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ ग्रेट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 30 साल जो हुए हैं, तो मैं भी सोच रहा था कि इसके ऊपर एपिसोड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कितना कम पता है इसके बारे में। अक्सर अखबारों में हम पढ़ते हैं, लेकिन वाकई में क्या हुआ था, उसके पहले का जीवन कैसे था, उसके बारे में मुझे जानना था। और फिर मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि श्रुति राजगोपालन, जो हमारी पहले भी गेस्ट रह चुकी है एपिसोड 14 में, तो वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 1991 प्रोजेक्ट, जिसमें वो एग्जैक्टली यही चीजों पर शोध कर रही हैं अपनी टीम के साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो परफेक्ट है। तो हमारे साथ ये डिस्कस करने के लिए वापस श्रुति हैं। वापस मैं परिचय दे ही देता हूँ। वैसे तो श्रोता सब परिचित हैं ही श्रुति से, लेकिन सीनियर रिसर्च फेलो है मर्केटर सेंटर में, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, और इकोनॉमिस्ट है, और बहुत कुछ चीजें हैं, और हिंदी फिल्म्स के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। तो श्रुति, स्वागत है आपका एक बार फिर पुलियाबाजी में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो प्रणय, आपको और सौरभ को बहुत मुबारकबाद कि 100 एपिसोड आपने पूरे किए हैं। ये तो सेंचुरी, अभी टेस्ट मैच भी चल रहा है और कोई सेंचुरी ना मारे, आपकी सेंचुरी आ गई है। और दूसरी बात, मैं कंप्लेन करना चाहूंगी कि मुझे आपने 14वें एपिसोड पे बुलाया और उसके बाद अब तो ये 14वीं के चार को भूल गए आप। हाँ, वो तो है। काफी समय हो गया। हम लोग कब से सोच रहे थे कि एक और एपिसोड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार प्रॉपर्टी राइट्स पे बात की थी, उसके बाद तो इकोनॉमिक्स के कई चीजें हम लोगों को डिस्कस करना थी। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बाकी सबको सुनने को इतना मौका मिला, आपके बाकी सारे गेस्ट को। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, सही है। तो शुरुआत एकदम शुरू से ही करते हैं। श्रुति, ये द 1991 प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया है अपनी टीम के साथ, क्यों, इसका क्या उद्देश्य क्या था, और आप क्या चीज वापस रखना चाहते थे लोगों के सामने 30 साल बाद? तो 2-3 चीजें हैं। एक तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी रफली इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेके 1991 तक, वो आर्थिक व्यवस्था सोशलिज्म के तौर पे ऑर्गेनाइज थी। और उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तय करती थी कि डेवलपमेंट कैसे होगा। और जब मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट तय करती थी डेवलपमेंट कैसे होगा, वो मोटा मोटा बड़े बड़े आइडियाज ही नहीं, गवर्नमेंट ये भी तय करती थी कि भारत में कितने स्कूटर बनेंगे, या भारत में कितनी गोदरेज अलमारियां बनेंगी, या भारत में कितना वीट प्रोडक्शन होगा, या भारत में कितना फर्टिलाइजर बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था कौन डायरेक्ट करता है। और 1991 के पहले गवर्नमेंट भारत की अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट करती थी। इसकी इंस्पिरेशन हमें सोवियत यूनियन से आई थी। जैसे हम सब जानते हैं, नेहरू और काफी सारे इंडिया के 1950 में जब प्लानिंग कमीशन आया था, योजना भवन, और उस जमाने के लोग, वो काफी लोग सोशलिस्ट थे। उन्होंने लंदन में फेबियन सोशलिज्म पे काफी विचार किया था, और उनके आइडियाज थे कि अगर हम
मार्केट को ऐसे ही छोड़ दें तो उससे भूखमरी नहीं हटती। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे गवर्नमेंट तय करेगी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं भारत में वो किसके पास जाएंगे और वो किस गोल के लिए यूज होंगे। तो ऐसी थी आर्थिक व्यवस्था। पर अब हम जानते हैं एंड अब हम खैर 2021 में हैं, तो अब हमें 30 या 40 वर्षों से अब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी जितना लोग समझते थे। और सोशलिज्म, और आप लोगों ने अमित वर्मा के साथ हायेक के बारे में बात की है, आप लोगों ने इस टॉपिक पे काफी विचार किया है। तो सोशलिज्म में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहने को तो कह देते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना फर्टिलाइजर बनेगा और कितना स्कूटर चलेंगे और कितना पेट्रोल आएगा और कितने चॉकलेट होंगे, मगर ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है? क्या उनके पास ये डिसाइड करने की क्षमता है? क्या उनके पास नॉलेज है ये सब तय करने की? क्या वो हर साल गलत नंबर स्कूटर प्रोड्यूस करेंगे? और ये इंडिया में और सोवियत यूनियन में और पोलैंड में और पूरे जो सारे सोवियत स्टाइल इकोनॉमीज होते थे ये बहुत होता था। उनके पास बहुत सारी कमियां होती थी, सोप, लाइट बल्ब्स, टूथपेस्ट। आपको लगता है ये कैसी कमी है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जो करेक्ट अमाउंट टूथपेस्ट नहीं बना सकती? राइट? ये उपलब्धि का मेन इश्यू है। तो ऐसी थी आर्थिक व्यवस्था। मेन थिंग थी कि 1991 के बाद जब तय हुआ कि अब ये आर्थिक व्यवस्था जो सोशलिज्म के नाम पे चल रही थी उससे इंडिया और इंडियंस की गरीबी नहीं हट रही थी, और बहुत ही जरूरी ये भी एक मुद्दा था कि गवर्नमेंट का भी दिवाला निकल गया था, गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो गई थी, कंगाली पे थी गवर्नमेंट। तो इन दो रीजंस के वजह से एक डिसीजन लिया गया कि इंडिया को मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। मगर मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए काफी सारे आर्थिक सुधारों की जरूरत है जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पहले क्या था और हमें जाना कहाँ है। तो रिफॉर्म एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे होता है ना। तो इस पहली बात ये रिफॉर्म की थी कि जो सारे ये कंट्रोल्स और लाइसेंस परमिट राज सोशलिज्म के नाम पे इंडिया में चल रहा था उसको हटाना था। और दूसरा, अगर हम उसको हटा रहे हैं तो उसके बदले में क्या आएगा? और इंडिया ने तय किया कि मार्केट पे ज्यादा हम भरोसा करेंगे और मार्केट पे हम ज्यादा रिलायंस करेंगे। अब इसमें काफी चीजें बदली। एक तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो बहुत ही कम थी वो लेट 1980s और अर्ली 1990s के बाद काफी बढ़ी। तो इसका मतलब संक्षेप में बस ये है कि अगर आप पिछले साल 100 रुपए कमा रहे थे तो आप इस साल 105 कमा रहे हैं, और फिर अगले साल आप 108 कमा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर साल आपकी आमदनी बढ़ रही है। एंड जब हम ये पूरे देश के लिए इसकी बात करते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये जीडीपी जैसे पूरे देश की जो आमदनी या प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन है वो बढ़ रही थी, और वो किस रेट पे बढ़ती है वो बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे उतनी ज्यादा बरकत आएगी, और जितने कम तेजी से बढ़ेंगे या अभी जैसे ये कोविड पैंडेमिक के वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है उसका मतलब यही नहीं कि हम तेजी से नहीं बढ़ रहे या हम धीरे बढ़ रहे हैं। 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो हम बढ़े ही नहीं, हम एक्चुअली कम हो गए। हमने पिछले साल जितना प्रोड्यूस किया था हम उससे कम प्रोड्यूस करने लगे, इसीलिए हम उससे कम कंज्यूम करने लगे। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी क्या है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो बहुत जरूरी मुद्दा। दूसरी बात यह है कि एक तो आमदनी है और दूसरी बात यह है कि आप उस आमदनी का करते क्या है। जब इंडिया में सोशलिज्म चल रहा था, चाहे आप अमीर थे या गरीब, चॉकलेट तो 2 ही टाइप के मिलते थे, ठीक है। मैं तब स्कूल में थी, मुझे इस मुद्दे पे मैंने काफी विचार किया है कि चॉकलेट कैसे थे। मैं करीब 8 साल की थी जब लिबरलाइजेशन हुआ था। तो कैडबरी और अमूल 2 टाइप के चॉकलेट मिलते थे बस। हम बहुत मिडिल क्लास लोग थे, बट ऐसा नहीं था कि जो अगर आप बहुत अमीर थे तो और 5 टाइप के चॉकलेट आप खा सकते थे। कोई विदेश से लेके आता था या ड्यूटी फ्री दुकान से लेके आता था, तब कुछ ऐसा मिलता था। सेम थिंग आप हर चीज में देख लीजिए। जैसे हमारे घर में
कोई सिंपल सी चीजें, जैसे मौसम्बी जूस अगर आपके जो आज के श्रोता हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो सब 30 की उम्र से कम है, उन्हें लगेगा मौसम्बी जूस में ऐसी क्या खास बात है। बट हमारे घर में मौसम्बी जूस तभी बनता था या तो कोई बहुत स्पेशल मेहमान आते थे या कोई बीमार होता था। और इसकी वजह यह है कि वो मौसम्बी का जो जूसर था वो मैनुअल था, इलेक्ट्रिक नहीं था। तो मेरी मम्मी एक एक करके मौसम्बी हाथ से उसको निचोड़ती थी। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि उस कितना वक्त लगता था एक गिलास मौसम्बी जूस निकालने का। और मेरी मम्मी एक्चुअली प्रोफेशनल कर्नाटिक वीणा प्लेयर हैं। उनका नाम सरस्वती राजगोपालन है, विदुषी सरस्वती राजगोपालन। और तो अगर वो वीणा प्लेयर हैं तो उनके हाथ हमेशा कटे हुए होते थे, जैसे सितार वादक और वीणा वादक के हाथ हमेशा कटे होते। तो उनके लिए मौसम्बी जूस निचोड़ना और भी काफी लिटरली मुश्किल और काफी दर्दनाक होता होगा, है ना। तो 1992 के बाद अब जब ये इंपोर्ट ड्यूटीज हट गए और ये इंपोर्ट लिस्ट में काफी चीजें लिबरलाइज हुई हैं, हम उनके बारे में काफी बात कर सकते हैं। सडनली काफी सारे ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए और हमारे घर में उसके बाद से मौसम्बी जूस एक स्पेशल आइटम नहीं रहा, वो एक मामूली रोज का आइटम हो गया कि जिसको भी जब भी पीना है 5 मिनट अगर बिजली हो, वो भी एक मुद्दा है, बिजली होनी चाहिए, अगर बिजली हो तो मौसम्बी जूस मिल जाएगा। एक और मेरे बचपन की एक याद है, ये काफी श्रोताओं अगर वो अपने मम्मी पापा या शायद एट दिस पॉइंट अगर वो अपने नानी नाना दादी दादा से पूछें, वो उन्हें बता सकते हैं कि इंडिया में बहुत मिलावट होती थी खाने में। तो हर रोज दोपहर को लंच के बाद मेरी नानी पत्थर और कंकड़ हटाती थी चावल, दाल और व्हीट, गेहूं से। ठीक है, इनफैक्ट गेहूं हमारे घर में चक्की जाता था पिसने के लिए। तो गेहूं आता था, मेरी नानी सारे कंकड़ पत्थर हटाती थी, फिर हम उसको चक्की लेके जाते थे। चक्की में हम अंदर तक जाते थे चेक करने के लिए कि कोई मिलावट नहीं है। अब आप सोचिए कि मिलावट बड़ी अजीब चीज है। मार्केट इकोनॉमी में तो ज्यादा कुछ मिलावट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आप कौन से ब्रांड का सामान ले रहे हैं। और अगर आशीर्वाद आटा ब्रांड में अगर बहुत ज्यादा मिलावट है तो फिर आप वो ब्रांड नहीं लेंगे, उनकी मार्केट में उनका नाम खराब होगा। तो मार्केट इकोनॉमी में काफी वजह है कि ऐसी मिलावट हम ज्यादा नहीं देखते, और जब देखते हैं तो काफी जल्दी वो मिलावट चली जाती है। मगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में काफी मिलावट होती है, और इसकी वजह यह है कि वो कीमत पर पाबंदी रखते थे, प्राइस कंट्रोल। तो कीमत की पाबंदी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का ये विचार था कि ऐसे, मेरे को उस टाइम के प्राइसेस याद नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि चावल 1 किलो सिर्फ 10 रुपए का होना चाहिए, 10 रुपए से ज्यादा अगर 1 किलो चावल हो तो बहुत ज्यादा महंगा है और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब 10 रुपए 1 किलो यही है इसका प्राइस। मगर मार्केट में लोग 10 रुपए से ज्यादा देने को तैयार हैं, मगर राशन शॉप में आप सिर्फ 10 रुपए के लिए बेच सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसके वजह से कुछ बैड इंसेंटिव्स क्रिएट होते हैं। तो राशन शॉप में आप अगर जैसे देखेंगे कोई पिक्चर, आपने कहा प्रणय कि मेरे को हिंदी पिक्चर का बहुत शौक है, आप मिस्टर इंडिया में देखिए, है ना। मिस्टर इंडिया में वो किराने की दुकान वाला, आप नॉर्मली नहीं सोचते कि किराने की दुकान वाला क्रिमिनल मास्टरमाइंड है और वो डागा और तेजा के साथ मिला हुआ है ना। मगर सोशलिज्म में यही होता था, क्योंकि आपके किराने की दुकान वाला या मोर इम्पोर्टेंटली ये जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड राशन शॉप होते थे, उनके पास गवर्नमेंट से सब्सिडाइज चावल आता था। मगर मार्केट में 10 रुपए नहीं 20-22 रुपए भी लोग देने को तैयार थे। तो अगर वो मार्केट में बेचते तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, मगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर के जो गरीब लोग खड़े उन्हें आप 10 रुपए में दो। तो इसको सुलझाने के लिए राशन की दुकान वाले कुछ तरीके, उन्होंने नुस्खे निकाले। वो बेसिकली 1 किलो चावल की जगह आधा किलो चावल और आधा किलो उसमें कंकड़ पत्थर मिला देते थे, ताकि जब वे करें तो उसका वेट 1 किलो होगा। मगर आप सिर्फ 10 रुपए का चावल ही दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि बाकी जो 10 रुपए का चावल मार्केट में बिक सकता है, आधा किलो चावल, वो आपने अलग से प्योर मार्केट में बेच दिया, है ना। तो ये मिलावट की ये जो एक पूरी इंडस्ट्री आ गई थी,
हर जगह हर चीज में मिलावट होती थी। हल्दी में मिलावट होती थी, लाल मिर्च में, मुझे याद है काफी स्कैंडल हुआ था मेरे बचपन में। जो ईंट पत्थर होते हैं ना, ईंट वो रेड कलर वाले जो कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट, उनको पाउडर करके वो लाल मिर्च में मिला देते हैं और इसके वजह से कुछ लोग उनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। आप बेसिकली लोगों को ईंट खिला रहे हैं, है ना। तो ऐसा काफी होता था। मेरी एक पर्सनल एक घटना है। एक स्कूल ट्रिप पे मेरे स्कूल में मेरी एक बहुत क्लोज सहेली, उन्होंने एक अडल्ट्रेटेड कोला ड्रिंक पिया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो हम सब 7 साल के थे और फूड पॉइजनिंग की वजह से उनका देहांत हो गया। और ये नॉर्मली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ नहीं होता था, ये मोस्टली बहुत गरीब लोगों के साथ होता था, बट ये हुआ। एंड हम सबकी लाइफ में हम सबने ये देखा है। ये आज की तारीख में होगा तो फ्रीक एक्सीडेंट कहेंगे या इमीडिएटली कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL करेगा कि अरे इस कोला कंपनी की वजह से इस बच्चे का देहांत हो गया वगैरह वगैरह। बट उस जमाने में मिलावट हर जगह हर चीज में थी और इसकी वजह यही थी कि मिलावट करने से ही उसका मूल्य और जो मार्केट की कीमत जो गवर्नमेंट ने लगाई थी वो उसमें सिमिलैरिटी थी। नहीं तो जो गवर्नमेंट प्राइस बता रहा था और उसका जो एक्चुअल मूल्य था मार्केट में वो बहुत बहुत अलग थे। तो ये सब चल रहा था और ये सब मुझे नहीं लगता कि आज के मिलेनियल्स को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है, क्योंकि हम इन चीजों को भूल जाते हैं, हम इनके बारे में बात नहीं करते। स्कूटरों के लिए 10-10 साल वेट करना पड़ता था। LPG गैस के लिए मेरे फैमिली ने, हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए मेरे बचपन में और मेरे पेरेंट्स ने घर वर तो ले लिया रेंट पे, मगर गैस कनेक्शन नहीं था। तो हम वहां बस सोने के लिए जाते थे, हम अपने नानी के घर में सारा दिन बिताते थे क्योंकि उनके पास गैस कनेक्शन था। जब मैं पैदा हुई मेरे पिता ने फोन लाइन बुक कर दिया था। करीब जब मैं 5 साल की थी तब घर में फोन आया, 5 या 6 साल की उम्र में फोन आया घर में। तो ये सब आज के लोग सुनेंगे तो उन्हें ये सब इतना अजीब लगेगा कि 5 साल कहाँ लगता है एक फोन लाइन लाने में। मगर इसकी वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको कहे कि आपका आउटपुट इतना ही हो सकता है, आप इतने ही स्कूटर बना सकते हैं, आपको अगर और स्कूटर बनाने हैं तो हम आपको परमिट नहीं देंगे। आप उस जमाने में एक्सपैंड तो मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं 1 मिनट ये परमिट सिस्टम में जाना चाहूंगी। तो आप जैसे एक बजाज स्कूटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बजाज स्कूटर के लिए पहले उनको अगर जब प्लांट सेटअप करना था उसके लिए काफी सारे लाइसेंसेस और परमिट्स की जरूरत होती थी। तो पहले तो ये परमिट की, ये इस लाइसेंस की जरूरत होती थी कि ये कंपनी स्कूटर बना सकती है या नहीं बना सकती, वो गवर्नमेंट तय करती थी, ठीक है। अब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप स्कूटर बना सकते हो, आपको और भी कई लाइसेंस चाहिए। तो एक तो आउटपुट लिमिट, ठीक है, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप साल के 10 स्कूटर बना रहे हैं, 100 स्कूटर बना रहे हैं, 10,000 स्कूटर बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट तय करती थी और आप उससे ज्यादा नहीं बना सकते। उससे ज्यादा बनाएंगे तो आप इसमें श्रुति में बस ऐड करूंगा, क्योंकि काफी लोग ये सुनते हैं कि ये लिमिट्स वगैरह हैं, पर ये क्यों थी लिमिट्स? तो ये प्लान्ड इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने एक तरह से तय किया है कि भाई हम अगले साल हम 50,000 स्कूटर होने चाहिए, तो इसके लिए हम इतना लोहा देंगे इनको, इतना रबर देंगे, इतना प्लास्टिक देंगे। अब अगर तो इसीलिए वो फिर स्टील वालों को बोलेंगे आप इतना स्टील बनाइए, आप प्लास्टिक वाले को बोलेंगे इतना प्लास्टिक बनाइए। फिर अगर आपने इससे ज्यादा स्कूटर बनाया तो उनको लगेगा अरे फिर ये स्कूटर अगर सारा स्टील ले लेगा तो फिर मिक्सी कैसे बनेगी, LPG सिलेंडर का स्टील कम पड़ जाएगा। तो कोई आदमी एक सेंट्रल प्लानिंग का ये एक मेन चीज है कि आधार स्तंभ है। हाँ, और मैं इस पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक तो सेंट्रल इकोनॉमी का ये एक स्तंभ है और दूसरा एक पहलू है ये क्लोज्ड इकोनॉमी का भी एक स्तंभ है, क्योंकि आप ओपन इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि फिर तो मैं विदेश से स्टील ले आऊंगी ना, मैं इंडोनेशियन मार्केट में जाऊंगी और लक्ष्मी मित्तल की वहां कितनी प्लांट लगी है, मैं उन्हें फोन करूंगी और कहूंगी मुझे इस ग्रेड का ये स्टील दीजिए, मेरे को बजाज वेस्पा स्कूटर बनाना है। और आप एक्सपोर्ट भी नहीं करने देंगे क्योंकि आप बोलेंगे हमारी कंट्री को इतने स्कूटर चाहिए
है, अब हमने आपको 50,000 बनाने दिए तो आप 10,000 एक्सपोर्ट कैसे कर देंगे? बिल्कुल। तो अगर आप इंपोर्ट नहीं अलाउ करते, और आप इंपोर्ट इसीलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि आप एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करते, और अगर जब तक आप कुछ बेचेंगे नहीं, आप फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी नहीं कमा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी बनाना था अंदर ही बनाना था, और जो भी इंपोर्ट करना था उसके लिए अलग परमिट था। अब जो भी घर पे बनाना था भारत के अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ, अगर स्टील एक बहुत ही स्केर्स गुड है, उसको बनाने के लिए आप एक हफ्ते में अपना स्टील प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। आपको स्टील प्लांट लगाने होते हैं, उसके लिए कभी कभी साल लग जाते हैं, कभी कभी तो दशक लग जाते हैं, और उसके बाद उसकी करेक्ट प्लानिंग के साथ किस टाइप का स्टील या किस ग्रेड का स्टील आप कितने लोगों के लिए किस टाइप के लिए बना रहे। तो एक है, अगर बहुत लोगों को बजाज वेस्पा चाहिए या बहुत लोगों को गोदरेज की अलमारी चाहिए, है ना, तो फिर मिक्सी कैसे बने। LML वेस्पा हुआ करता था, LML वेस्पा भी हुआ करता था, है ना। और ओरिजिनल एक्चुअली बजाज का वेस्पा के साथ वो पार्टनरशिप खत्म हो गया था। ओरिजिनल कोलैबोरेशन, जो डिजाइन, जो चेतक हम बाद में बोलते थे, उसका एक ओरिजिनल डिजाइन शुरू हुआ था वेस्पा के साथ, बट फिर वो कोलैबोरेशन ज्यादा दिन आगे नहीं गया, जैसे आप कह रहे हैं वो LML के साथ हो गया। मगर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके वजह से आपके घर में देश के अंदर स्टील के रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। और अगर आप विदेश से नहीं, और फॉरेन करेंसी की भी क्या रिस्ट्रिक्शंस होते थे, मतलब डॉलर लेने के लिए कोई बाहर जाता था तो RBI से परमिशन लेके 50-100 डॉलर भी आपको RBI से परमिशन लेकर के जाना पड़ता था। हर चीज के लिए परमिशन था, क्योंकि आपको इतना ज्यादा आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो इतने साइड इफेक्ट। हाँ, और आपने रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है? क्योंकि अगर कोई भी आपके रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाएगा तो आपका प्लान खराब हो जाएगा। हाँ, तो इंटेंशन अच्छा ही था कि हम प्लान करके हम बड़ी अच्छी इकोनॉमी चला लेंगे, और उसके बाद ये होता है ना, इधर टांका लगाया तो इधर से खुल गया, इधर टांका लगाया, फिर फाइनली टांके ही बचे। हाँ, एग्जैक्टली। और टांके लगाते लगाते अगर आप एक कंट्री में सारा एफर्ट टांके लगाने में जा रहा है, तो फिर वो स्टील बनाने में नहीं जा रहा, है ना। और हाँ, और मैं उसी चीज पे आता कि आप इनोवेशन तो कर ही नहीं सकते। कोई आदमी अगर सोचे कि मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं तो कहेगा अरे प्लान में इनोवेशन कहाँ से आई। अच्छा, इस पे अब 2 एडिशनल पहलू पे मैं बात करना चाहूंगी इनोवेशन पे। तो पहली बात यह है कि अभी हमने स्कूटर के बारे में बोला है कि स्कूटर उन्होंने 10,000 स्कूटर या 20,000 स्कूटर, इन सबका परमिट ले लिया। अब आप मार्केट में जाइए और 1970s में आप जानते हैं कि सडनली इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, और काफी सारे युवा स्कूटर चलाना चाहते थे और बाइक चलाना चाहते थे। सो सडनली बाइक की डिमांड बढ़ गई ना। अगर आप एक मार्केट इकोनॉमी में देखें और खूब सारे लोग बाइक चलाना चाहते हैं या खूब सारे लोग फोन लेना चाहते हैं, तो इमीडिएटली या तो वही उद्योगपति और बाइक और फोन बनाएंगे, या नए उद्योगपति मार्केट में आएंगे और नए नए बाइक और नए नए फोन लॉन्च करेंगे। ठीक है, मगर इंडिया में वो नए लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था। और अगर राहुल बजाज, उन्होंने खुद ही ये इंटरव्यू में कहा, अगर वो वापस जाके इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग भवन से जाके बात करें कि देखिए हर साल बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं हमारा बजाज स्कूटर, बट हम उतने स्कूटर नहीं बना रहे, आप हमें एक्सपेंशन परमिट दीजिए, तो फिर गवर्नमेंट उनको एक्सपेंशन परमिट नहीं देती थी कि अगर हम आपको एक्सपेंशन परमिट देंगे तो आप हमारा सारा स्टील खा जाएंगे, फिर बाइसिकल कौन बनाएगा और फिर गरीब आदमी क्या चलाएगा। तो एज यू सेड, उनके इंटेंशन अच्छे थे, बट ये उनकी थिंकिंग थी। बट इनोवेशन के 2 पहलू हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं इनोवेट करना, ठीक है, जैसे प्रणय एंड सौरभ, आपने देखा कि पॉडकास्ट मार्केट में ज्यादातर लोग हिंदी में पॉलिसी पर विचार नहीं करते, या काफी फॉरेन लिबरल वैल्यूज जो ज्यादातर इंग्लिश में लिखी हैं उनमें हिंदी में कुछ खास लिटरेचर नहीं है, उस पे आप हिंदी पे विचार कर रहे हो। ये आपका एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और अब आपने ये 100 एपिसोड के लिए किया है ना। तो कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि अंदर से हम कुछ नया करें, ठीक है, बट कुछ लोग नया इसीलिए भी करते हैं क्योंकि अगर वो कुछ नया ना करे तो मार्केट में कोई उनके पास आएगा ही नहीं, है ना। अगर मैं इनोवेट ना करूं तो कोई मेरा फोन नहीं लेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है सोचने का। आपने 100 एपिसोड पहले जो पॉडकास्ट शुरू किया था तब ज्यादा पॉडकास्ट नहीं होते थे, अब तो आपके पास एकदम जबरदस्त कंपटीशन है, और आपका कंपटीशन सिर्फ बाकी पॉडकास्ट से ही नहीं, आपका कंपटीशन है CNBC, आपका कंपटीशन है टीवी, आपका कंपटीशन है किताबें, आपका कंपटीशन है फिल्म।
उसका मतलब आपको इस लेवल पे इनोवेट करना पड़ेगा और आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आके सुने या लोग आपका प्रोडक्ट समझें, उसको अपनाएं। जब आप कंपटीशन ही खत्म कर देंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और आप ट्राई ही नहीं, आप किसी और को अंदर आने ही नहीं देंगे, तो फिर इनोवेट करने की जरूरत क्या है ना? अगर आपको हमने 100 एपिसोड पहले लाइसेंस दे दिया होता कि हिंदी में एक ही पॉडकास्ट की जरूरत है और कुछ जरूरी तो है ही नहीं, और अब बस हमने देख लिया है कि प्रणय और सौरभ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको लाइसेंस मिल गया है और किसी को आने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने जैसे पिछले हफ्ते छुट्टी ली थी, आप तो फिर छुट्टी ही छुट्टी हो जाती आपकी। अरे रे रे है ना? नहीं मैं बहुत मजाक कर, मैं बस मजाक करी, बट मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहती थी कि इनोवेशन अंदरूनी कुछ लोग एक्सेल करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, बट मार्केट डिसिप्लिन और कंपटीशन भी आपको इनोवेट करने के लिए मजबूर करता है। और वो मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी पहलू या रादर पहलू ही नहीं, उसका एक फाउंडेशन है। उसके बिना मार्केट इकोनॉमी ज्यादा चल नहीं सकती। आप किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जाइए, हर रोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर रोज कुरकुरे पैकेट का एक नया फ्लेवर निकलता है, मैगी का एक नया मसाला निकलता है ना? और जहां पे हमारी बहुत प्लान्ड इकोनॉमी नहीं थी, वहां पे आप देखोगे ना, जो खोमचे वाले होते थे वो प्लान्ड नहीं थे, लेकिन हर खोमचे वाला ट्राई करता था ना कि मैं अपना स्पेशल मसाला डालूं, मैं अपना स्पेशल मसाला डालूं। बिल्कुल, आप इडली स्टॉल में जाइए, आप चाट स्टॉल जाइए, उन सब के पास ये एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो आप कह रहे हैं वो था। वो एक बहुत क्लासिक मार्केट इकोनॉमी का एक पहलू है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में नजर ही नहीं आता। तो ये एक एस्पेक्ट था। तो अब इसके वजह से मैं एक तो काफी फनी नुस्खे सुनाना चाहूंगी। ये मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि 1970s और 1980s में करीब 10 साल की वेट लिस्ट लग गई थी बजाज स्कूटर के लिए, क्योंकि बजाज स्कूटर इतना पॉपुलर हो गया था। और आप तो जानते ही हैं, इंडिया में दहेज का एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है, और दहेज एक ऐसी अब तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, मगर वो सोसाइटी में एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब लड़की वाले मना नहीं कर सकते, है ना? अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां दहेज का लेन देन है, उस सिचुएशन में मना करना बहुत मुश्किल है। तो अगर बजाज स्कूटर मार्केट में नहीं मिल रहा और बजाज स्कूटर की 10 साल की वेट लिस्ट है, और अगर आप दहेज लेन देन में विश्वास रखते हैं, आप तभी सबसे मुश्किल मांग रखेंगे ना कि हमें दहेज में बजाज। तो क्योंकि बजाज स्कूटर का 10 साल का वेट लिस्ट था, दहेज का टॉप डिमांड बजाज स्कूटर हो गया। गोदरेज अलमीरा, ये एक बहुत जरूरी, आप सोचिए, आप अपनी बेटी को अच्छी चीजें दीजिए, साड़ी दीजिए, गहने दीजिए, अलमीरा कौन भेजता है बेटी के साथ? स्कूटर कौन भेजता है? टेबल फैन कौन भेजता है? बट यही चीजें शॉर्टेज में थी। तो ये सब दहेज की बहुत बड़ी डिमांड्स हो गई। और एक ऐसा पॉइंट आ गया जब काफी लोग जोक करते थे कि जब एक बेटी पैदा होती थी तो लोग कहते थे बजाज स्कूटर बुक कर लो, क्योंकि जब तक बेटी बड़ी होगी और उसकी शादी होगी, आपका नंबर आ जाएगा बजाज स्कूटर के लिए। तो ये अब फनी लगता है, और ये तब भी जोक ही कर रहे थे लोग, बट उस जोक में काफी सच्चाई भी थी। और ये एक बहुत लंबी शॉर्टेज इकोनॉमी चल रही थी। और इसमें अब हम ये फनी चुटकुले सुना रहे हैं, अब हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं बजाज वेस्पा के लिए, मगर इसमें ऑनेस्टली मेरे हिसाब से, मैंने इसके बारे में काफी सोचा है, इसमें एक भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह की गरीबी, इस तरह की शॉर्टेज, इस तरह की मिलावट, इसमें और किसी का भी फायदा नहीं है, और खुद की बनाई हुई, और इन सब चीजों में हमेशा गरीबों का ही नुकसान होता था ना। अब बजाज स्कूटर तो खैर मिडिल क्लास लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मगर लोग अगर स्टील की कमी है तो बजाज स्कूटर ही शॉर्टेज में नहीं है, बाइसिकल भी शॉर्टेज में है। और इंडिया में 50-60s में एक ऐसा टाइम था जब वो स्टील बाइसिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत लिमिट करते थे। एटलस बाइसिकल, ऐसे सब कंपनीज होते थे उस जमाने में, और बाइसिकल के लिए आपको टोकन चाहिए होता था जो हर साल आप रिन्यू कराएं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए ना करेक्ट डिमांड क्या है। और मार्केट इकोनॉमी में हमें डिमांड इस चीज से पता चलता है कि प्राइस कितना है किसी चीज का मार्केट में। मगर अगर आप प्राइस कंट्रोल कर देंगे तो डिमांड तो ऐसे ही पता चलेगी कि आपको सड़क पे जाके या तो बाइसिकल गिनने पड़ेंगे, नहीं तो हर साल बोलना पड़ेगा आप आके अपना बाइसिकल का टोकन या परमिट रिन्यू करिए।
अगर आपका टोकन या परमिट रिन्यू नहीं किया आपने, यहाँ भूल गए, तो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपसे फिर ब्राइब्स ले लेता था। तो ऐसा भी चल रहा था। एक प्रॉब्लम शॉर्टेज इकोनॉमी की ये भी है कि आप किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आप मर्सिडीज की गाड़ी देखिए जो खैर सिर्फ इंपोर्ट ही कर सकते थे, या आप बजाज स्कूटर देखिए, या आप बाइसिकल देखिए, या बस देखिए, हर लेवल पे प्रॉब्लम यही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तक गरीबों का नंबर आता था सब कुछ खत्म हो जाता था राशन की दुकान में, जैसे आपने मिस्टर इंडिया और बाकी चीजों में देखा। तो इसमें भी ऐसा नहीं था कि बस अमीर लोगों के पास बजाज स्कूटर नहीं है बट गरीबों के पास खाना है। हर लेवल पे, हर प्रोडक्ट पे यही प्रॉब्लम था। और 1991 में आर्थिक सुधार इस मुद्दे पर लाने की कोशिश थी और वो काफी हद तक सफल हुई। और शायद इसीलिए भी क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया, तो एक उसका भी एक मैं बोलूंगा कि पृष्ठभूमि थी कि एक तरह से डिस्क्रेडिट हो गया, जबकि उन लोगों ने हमसे पहले छोड़ना शुरू कर दिया था। गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका वगैरह कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ उनसे ज्यादा सगे लोग थे तब भी जो कि उनकी चीज पकड़ के बैठे थे। और मैं 2-3 चीजें उस पर ऐड करूंगी। एक तो था कि साउथ कोरिया छोटा देश है ज्योग्राफिकली, और हम साउथ कोरिया के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। बट अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, 1950 में साउथ कोरिया का बहुत ही बुरा हाल था। उनका सिविल वॉर हुआ था, नॉर्थ कोरिया से स्प्लिट हुआ था, ये सब हम जानते हैं। और उस जमाने की वो 3rd पुअरेस्ट इकोनॉमी थी। जैसे आजकल हम सीरिया या यमन की बात करते हैं, उस 1950 में लोग साउथ कोरिया की बात करते थे। आप जानते हैं कि वो छोटा देश है, उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और सिविल वॉर के बाद उनके कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी, सिर्फ कोई बेसिक एग्रीकल्चर था। साउथ कोरिया ने इस तरह का सोवियत स्टाइल प्लान्ड इकोनॉमी नहीं अपनाया। साउथ कोरिया ने ओपन ट्रेड अपनाया, जिसका मतलब यह है कि साउथ कोरिया जो जो बना सकता था वो बनाते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे, और उस एक्सपोर्ट के बल पर वो जो जो खरीदना चाहते थे वो इंपोर्ट करते थे। 1965-1970 तक साउथ कोरिया बहुत आगे निकल गया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गई, बहुत आगे निकल गई। वो जो पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, उस जमाने में वो वोकैबुलरी यूज करते थे, वो पुअर कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं रही। जब साउथ कोरिया, ताइवान ऐसे देशों ने दुनिया के साथ ट्रेड, व्यापार शुरू किया और उससे दुनिया का भी फायदा हुआ, मगर साउथ कोरिया और साउथ कोरियंस का भी फायदा हुआ, तो इकोनॉमिस्ट हर जगह, जो एकेडमिक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सडनली इस चीज को नोटिस की। और अमेरिका में और इंग्लैंड में लोगों ने पेपर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री और रिच कंट्री फ्री ट्रेड से उनका कुछ बेनिफिट हो सकता है, बट अब हमें समझ आ रहा है कि आप अगर उतने डेवलप नहीं हैं तब भी फ्री ट्रेड से आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल चेंज हो रहा था। उस टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो है फ्री मार्केट यूएस के लिए अच्छा है, पर हमारी अलग परिस्थिति है, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। ये हमारे लिए ठीक नहीं। दूसरा एक बहुत जरूरी, बट जब कोई भी साउथ कोरिया या ताइवान की बात करते थे तो लोग कहते थे वो तो छोटा देश है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, उसमें ओवर पॉपुलेशन है, उसमें बहुत गरीबी है। आप तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं। मगर चाइना ने डेंग जियाओपिंग के अंडर, उन्होंने भी अपनी आर्थिक स्थिति बदलने की कोशिश की, और ये 1978 में चाइना का रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ। जैसे हमारे लिए 1991 एक बहुत जरूरी मार्कर है, वो चाइना में लेट 70s में ही शुरू हो गया। और जब चाइना, जो इंडिया से भी ज्यादा बड़ा था और जिसमें इंडिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन थी, जब चाइना ने रिफॉर्म किया और जब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी और जब चाइनीज लोगों का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगा और चाइना दुनिया को टी शर्ट और शूज और ये सब एक्सपोर्ट करने लगा, तब लोगों ने नोटिस किया कि अरे अब इंडिया की भी बारी आ गई है, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये सब ग्लोबल चेंज हो रहा था, मगर एक्चुअली जब 91 का रिफॉर्म हुआ था वो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्राइसिस के वजह से हुआ था, वो विदेशी मुद्रा के क्राइसिस की वजह से हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यहाँ पे वो पृष्ठभूमि तो थी, लोग करना चाह रहे थे 2-3 साल से, मौका नहीं लग रहा था। प्लान शायद थे भी लोगों के, लोग बोलते हैं 89 में लोगों ने ट्राई किया, 90 में, पर मौका बना 91 में।
92 पहले हम लोग 91 रिफॉर्म से के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। तो ये जो किल्लत और कालाबाजारी की आपने बात की, ये सब हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं, पिक्चरें देखी हैं, तो वाकिफ तो है लोग, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो भी। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत हास्यास्पद लगता है ना हमको, लेकिन उस टाइम पर इसकी बहुत लेजिटिमेसी थी ना, काफी लोगों को लगता था यही तरीका है जीने का। तो ऐसा क्यों था, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोचने की कोशिश की है कि आज के टाइम पे भी कुछ भी गलत हो जाए तो हम लोग पहले देखते हैं यार सरकार को ये फिक्स करना चाहिए। उबर की सर्च प्राइसिंग ले रहा है, क्यों उबर सरकार क्यों नहीं इस पर एक्ट कर रही? तो हम लोगों की आज भी जो डिफॉल्ट सोच है, ये रिफॉर्म वगैरह ठीक है, वो यही है कि सरकार को कुछ करना चाहिए अगर कीमत थोड़ी बड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो आज भी वो जो माइंडसेट है वो बदला नहीं है पूरी तरीके से। तो क्या है ऐसा मानसिकता में, क्या है कि हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि सरकार हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकती है और उसी के लिए हमें तवज्जो देना है सरकार को? और सिर्फ प्राइस ही नहीं, प्रणय, अभी फिर से जैसे आत्मनिर्भर एकदम फिर से पॉपुलर वर्ड हो गया है। तो जबकि जो भी अब श्रुति तब से समझा रही है कि भाई जिन लोगों ने तरक्की करी वो लोग ट्रेड में विश्वास रख रहे थे, आत्मनिर्भरता में नहीं, कि भाई बाहर से बेचो और बाहर से खरीदो भी। तो आत्मनिर्भर तो उसके एकदम उल्टी फिलॉसफी है। हाँ, एक्चुअली नरसिम्हा राव ने उसको पलट दिया। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर वो है जो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए विदेशी मुद्रा में पैसे दे सकता है। आत्मनिर्भर वो लोग हैं जिनका दिवाला नहीं निकल गया है ना। आत्मनिर्भर वो है, पैसे है तो आप आत्मनिर्भर हैं। आत्मशक्ति जरूरी है, आत्मनिर्भरता नहीं। हाँ, आत्मनिर्भरता जरूर। तो वो उन्होंने इसको एक्चुअली फ्लिप कर दिया। उनका मोटो था ट्रेड नॉट एड, है ना। उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे बाद में, मगर पहले आई थिंक प्रणय ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा है और मेरे हिसाब से इसकी दो कारण हैं। एक तो इंडिया में स्पेसिफिकली अभी भी सरकार हर जगह है, हर पहलू में है। आज भी लाइसेंस राज शायद हट गया हूं, बट ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप जो भी बनाना है बना सकते हैं, आप जो भी बेचना चाहें बेच सकते हैं, आप किसी भी टाइम ऑफ डे पे बेच सकते हैं, दिन या रात। हर चीज पे बहुत ही सारे परमिशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये एक है। तो अगर सरकार आपको कुछ भी करने से रोकती है तो एक एक्सपेक्टेशन भी फॉर्म हो जाती है कि अगर सरकार आर्थिक व्यवस्था के हर पहलू में है तो जब कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी उन्हें आना चाहिए ना। हाँ, तो वो आई थिंक एक बहुत ही हमारे अंदर एक वो हमारे कल्चर में आ गया है, क्योंकि हम सरकार को हर जगह देखते हैं। जब कुछ कठिनाई आती है तो हम फिर भी सरकार को ढूंढते हैं। अगर आप किसी विदेशी मार्केट इकोनॉमी में जाएं जहां पे कुछ सेक्टर्स में सरकार बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम सरकार की मदद नहीं मांगते, हम कहीं और जाते हैं। जैसे अगर विदेश में अगर मिलावट हो तो हम कोर्ट में जाते हैं, है ना, या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते हैं, या हम न्यूज़पेपर के पास जाते हैं कि यहाँ पे मिलावट हो गई है, या ये फ्रॉड कर रहे हैं, या इन्होंने प्राइस बहुत आर्टिफिशियली हाई रखा है, वगैरह वगैरह। जैसे अभी कोविड के टाइम पे काफी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स जो हम दवाइयां लेते हैं उसके प्राइसेस काफी हाई थे, तो अफ्रीका में कुछ लोग ऐसी फ्रॉड कर रहे थे, तो पेपर में इसके बारे में काफी विचार हुआ। तो काफी तरीके हैं अगर आप एक मार्केट सोसाइटी में है, मगर अगर आप एक सेंट्रली प्लान्ड सोसाइटी में है और अगर गवर्नमेंट ही आपको सब कुछ कर रहा है तो आप जब प्राइस बढ़ेगा तब भी आप गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। तो वो एक एस्पेक्ट है। मगर एक दूसरा एस्पेक्ट है और मुझे ये लगता है और ये मेरा बैकग्राउंड से ये मेरा विचार है क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हूं। मुझे लगता है मार्केट इकोनॉमी ज्यादा आप मुझे शायद बता सकते हैं हिंदी में इंट्यूटिव का मतलब क्या है। मार्केट इकोनॉमी एक इंट्यूटिव आइडिया नहीं है कि अगर मैं अपने लिए कुछ कर रही हूं अपने बेनिफिट के लिए तो उससे सार्वजनिक बेनिफिट भी हो सकता है। ये आइडिया उतना ऑब्वियस नहीं है हमारे दिमाग में। जैसे आप अगर सहज नहीं है जिसको हम बोलते हैं, हाँ, सहज नहीं। अगर हम एडम स्मिथ के पास जाएं, एडम स्मिथ ने कहा था कि लोग मार्केट में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए स्कूटर बना रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेलफोन बना रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के वजह से वो आशीर्वाद आटा
इसीलिए अच्छा और प्योर नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, शायद वो चाहते हैं, बट वो कारण नहीं है। आशीर्वाद आटा में मिलावट नहीं है और वो प्योर हैं, क्योंकि अगर वो मिलावट करें तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे मार्केट इकोनॉमी में। वो अपने प्रॉफिट के लिए आप सबका बेनिफिट कर रहे हैं। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जहां पे सब लोग, चाहे वो अपने ग्रीड या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम करें, अपने प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए काम करें, मगर अपने फायदे के लिए जरूरी है कि वो सबका फायदा करें। मार्केट इकोनॉमी वो ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा यंत्र है जो इमीडिएटली अपने फायदे और सार्वजनिक फायदे को एकदम मिला लेता है, उसका एक टाइट कनेक्शन बिठा देता है। जिस सोसाइटी में वो टाइट कनेक्शन ना हो या उसका ब्रेकडाउन हो जाए, वहां पे आप देखते हैं खूब सारी प्रॉब्लम्स। अगर आप उबर सर्ज प्राइसिंग में देखें, मार्केट इकोनॉमी अपना फायदा और सबका फायदा कैसे मिला रहा है। अगर सर्च प्राइसिंग होता है तो पहली बात ये, जिन लोगों को सबसे ज्यादा उबर की जरूरत है वही उबर इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई शायद बस ले लेगा, नहीं तो फोन मिला लेंगे कहीं जाने की बजाय, या चल के चले जाएंगे, या रिक्शा ले लेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है वही जाते। बट उसमें एक दूसरा पहलू भी है, जो उबर ड्राइवर अपना ऐप ऑन नहीं कर रहे थे, जो उबर ड्राइवर बैठे थे या पिक्चर देख रहे थे या आपका पॉडकास्ट सुन रहे थे या कुछ और कर रहे थे, अब वो कहेंगे अरे सर्च प्राइसिंग चालू हो गया है, सर्च में तो मैं बहुत फायदा कमा सकता हूं, तो वो उबर फिर सड़क पे आ जाता है। जैसे ही वो उबर सड़क पे आता है, सर्च प्राइसिंग कम होने लगता है, क्योंकि सर्च प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से हो रहा है। तो सर्च प्राइसिंग एक सिग्नल है सारे सप्लायर्स को कि आप अपना सप्लाई इंक्रीज करें। जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है, वो एक एक्चुअली बहुत अच्छी बात है मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि वो सारे सप्लायर्स को एक संदेश भेज रही है कि देखिए कीमत बढ़ गई है, आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, आप मार्केट में घुसिए, आप अंदर आइए, आप अपना व्यापार कीजिए। और कीमत जब बढ़ती है उसका एक और सिग्नल भी है, जो लोग वो खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा कम खरीदेंगे क्योंकि कीमत बढ़ गई है। उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे। श्रुति, वो तो ठीक है, और ये मतलब सहज नहीं है, ये शायद सहज तो पूरे विश्व के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों को खास बैर क्यों है इससे? तो क्यों इसका कारण शायद ये भी होगा शायद कि हम लोगों का मार्केट या कंपनी से जो एक वास्ता है वो हम लोग आजादी के पहले के टाइम से शायद रिलेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि खराब हाँ, है। एक आपने कहा है पॉलिसी लेवल के तौर पे, एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज, उस डेफिनेटली उसका कुछ तो असर है, मगर वो पॉलिसी मेकर्स के मन में है। एक ऑर्डिनरी इंसान वो तो 1991 भी याद नहीं रखते, आजकल के जो नौजवान हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या वास्ता। मुझे एक्चुअली एक अलग रीजन लगता है, जब आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं, किसी भी व्यापारी के साथ आपका जो कनेक्शन होता है या आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। जैसे आप मिस्टर इंडिया को ही देख लीजिए, है ना। आप नॉर्मली किसी किराने की दुकान में जाते हैं, मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में रहते हैं, अगर मैं उनके किराने की दुकान पे जाऊं, मैं सबका नाम जानती हूँ, मैं उनको हेलो बोलती हूँ, मुझे चाय पिलाते हैं, वो दो बातें करते कि अच्छा बेटा आप अमेरिका से आ गए, आजकल क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। आप मिस्टर इंडिया देखिए, वो किराने की दुकान वाला लात मार के फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और वो बाहर निकाल रहे हैं, और वो मिलावट का सामान बेच रहे हैं, और वो ब्राइब्स मांग रहे हैं, है ना। तो आई थिंक एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्यापारियों का भी नाम खराब हो जाता है, क्योंकि सारे व्यापारी चाहे वो चाहें या वो ना चाहें, वो एक क्रिमिनल एंटरप्राइज में, काला बाजारी में वो एसोसिएट हो जाते हैं, है ना। आप देखते हैं कि राहुल बजाज तो बड़ी अच्छी गाड़ी में आ रहे हैं, उनका तो बहुत अच्छा आलीशान बंगला है, मगर वो हमें 10-10 साल रुकवा रहे हैं एक स्कूटर के लिए। मेरी बेटी की शादी रुकी हुई है क्योंकि मुझे स्कूटर नहीं मिल रहा बजाज का, है ना। तो ऐसा भी है, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या छोटे किराने की दुकान वाले हों, अगर आप इस तरह की शॉर्टेज इकोनॉमी में जिए, आपका रिलेशनशिप किसी भी व्यापारी के साथ
वो प्लेजेंट नहीं रहता। श्रुति, अभी इतने लेकिन वैसे बच्चे अब तो कम बच्चे हैं ना जिनको वो एक्सपीरियंस है। जैसे जो प्रणय का सवाल है वो काफी वैलिड है, क्योंकि अभी हमारी 65-70% आबादी ने तो वो देखा ही नहीं है समय, लेकिन फिर भी ये चीजें हिंदुस्तान में अभी भी होती रहती हैं। मुझे एक थोड़ी डिफरेंट चीज लगती है, मगर वो कुछ हद पे अभी भी देखते हैं, जैसे कि अभी भी परमिट राज है। आप देखिए इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, वो सारे स्कैम किस मुद्दे पे होते हैं? एनवायरमेंटल परमिशन, है ना? तो बेसिकली आजकल जिसको हम अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, जहां पे आपके व्यापारी और आपके पॉलिटिशियन जुड़ जाते हैं और अपना मिलजुल के अपना फायदा बढ़ाते हैं और देश का नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमने कहा मार्केट इकोनॉमी मेरे फायदे से सबका फायदा है, मगर जैसे ही आप ये पॉलिटिकल क्रोनीज्म में जाएंगे, मेरे फायदे से सबका नुकसान है। तो आप देखिए, मैं इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर आजकल जो वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सीधा पानी में डंप कर देते हैं, इसके वजह से सारे रिवर्स पोल्यूट होते हैं, है ना? वो सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस को मानते नहीं है, वो टेबल के नीचे से सबको पैसे दे देते हैं और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर भी पैसे खा रहे हैं। या आप एक अलग लेवल पे देखिए, आज की तारीख में एक मामूली इंसान जिसका कोई बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस या बैकग्राउंड नहीं है, अगर उनको किसी भी बिजनेस या सेक्टर में एंटर करना है तो उनको 2-3 जगह से प्रॉब्लम है। एक तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस बहुत ही कंपटीशन देते हैं उनको, मगर दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस गवर्नमेंट के साथ मिले जुले हैं। वो चाहते ही नहीं है कि नए नौजवान, नए स्टार्टअप, नई कंपनी एंटर करें। तो आधे परमिशंस और रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं, मगर वो कंटिन्यू क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफी उद्योगपति उनको सपोर्ट करते हैं। तो इनका काफी, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर फंडामेंटली इंडिया में काफी करप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने परमिशंस और रिस्ट्रिक्शंस डालती हैं कि बिना करप्शन से उनका कुछ हो नहीं सकता, एंड अगर वो करप्ट हो तो उनका नाम खराब होता है। तो इसके लिए मैं एक और पिक्चर का उदाहरण देना चाहूंगी, जो है गुरु, है ना? गुरु में जो एक्चुअली धीरूभाई अंबानी के लाइफ से थोड़ा लूजली उस पे इंस्पायर्ड है, वो दिखाते हैं धीरूभाई अंबानी कितने करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रहे थे, मगर वो ये भी दिखाते हैं कि अगर वो ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं एंगेज करते तो उनकी कंपनी कभी खड़ी ही नहीं होती। तो इंडिया में हमने ऐसी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी बना दी है जहां पे अगर आप बड़े व्यापारी बनना चाहें तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप वो बिना करें कुछ भी नहीं कर सकते। सारे बिल्डर 2 नंबर का काम करते हैं, कैश में डील करते हैं, ब्लैक मनी में डील करते हैं, और वो सारे पैसे कैंपेन कंट्रीब्यूशन में, आजकल तो खैर इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है, बट कैंपेन कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट को देते हैं, है ना? इतने सारे बिजनेसेस कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और गवर्नमेंट उनको करने देती है, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है वो उनको फंड करते हैं। तो एक बहुत ही गलत नेक्सस बैठ गया है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का, और मुझे लगता है आजकल के नौजवान बहुत स्मार्ट हैं, है ना? वो ये सब देख रहे हैं, वो चाहे उनको पूरा का पूरा समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स नहीं हैं, या मार्केट इकोनॉमी और क्रोनी कैपिटलिज्म ये सहज टॉपिक्स नहीं है, मगर वो ये सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आजकल काफी स्टार्टअप्स का अच्छा नाम है, टाटास का अच्छा नाम है, विप्रो का अच्छा नाम है, और नारायण मूर्ति, ये इतने सारे लोग हैं जो बहुत ही प्रख्यात उद्योगपति हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट ऐसे हर उद्योगपति के लिए 5 ऐसे भी हैं जो काफी 2 नंबर के काम कर रहे हैं। मेरे को एक और भी चीज लगती है, जो पहले शायद हम सोचते थे कि सिर्फ हम ही करते हैं, लेकिन आजकल ट्विटर वगैरह की वजह से देखते हैं कि ये सर्च प्राइसिंग को तो वैसे पूरी दुनिया में गाली मिलती है, ऐसा नहीं है कि यूएस में नहीं मिलती। तो मेरे को लगता है ये जब भी प्राइस ज्यादा लगती है ना, चुभता सबको है और सब चिल्लाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उस पे कोई एक्ट करने को बड़ी जल्दी राजी हो रहा होता है। सर्च प्राइसिंग ना एक बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है, क्यों? इसीलिए ये सर्च प्राइसिंग में ना एक एडिशनल पहलू है। इन जनरल प्राइस कंट्रोल, कोई भी चीज का प्राइस कंट्रोल, कोई भी अगर जरूरी चीज की प्राइस बढ़ती है ना, तो मैंने देखा पूरी दुनिया में सब ऐसा नहीं चिल्लाते, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स बाहर की कंट्री में कहते हैं ठीक है ये भाई प्राइस ज्यादा मिलेगा तो चिल्लाएगा ही ना आदमी, ये तो नेचुरल है, और उसके बाद आप कह के भूल जाते हैं। पर हिंदुस्तान में कोई बोलेगा अच्छा आप चिल्ला रहे हैं तो हम कुछ करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक पूरा मशीनरी है ना करने के लिए। हमने कभी वो मशीनरी डिसमेंटल ही नहीं किया,
वो सोशलिज्म वाला। हाँ, तो मुझे लगता है प्रणय ये मेरे ख्याल से लोगों में कुछ खास नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो पुरानी है। तो मैं श्रुति से थोड़ा सहमत नहीं हूं कि लोग अभी भी ये समझते हैं कि बिजनेसेस के ऊपर, जो मुझे लगता है थोड़ा सा श्रुति कम आती है इंडिया आजकल। मतलब जो आज जो बच्चे पिछले 10 साल में बड़े हुए हैं वो लोग काफी प्राइवेट सेक्टर को पसंद करते हैं, उनके लिए उसमें नेगेटिव फीलिंग है नहीं। और ये भी, और आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो कि अब वो वाला अनुपात नहीं रहा कि हर एक के पीछे 5 चोर हैं, कि बिजनेस बिना चोरी करके नहीं बना सकते। ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ऐसे बोलती थी, अभी श्रुति जैसा बोल रही है। लेकिन जो आजकल के लोग हैं हिंदुस्तान में, वो एटलीस्ट मानते तो हैं कि ठीक है, गलत काम करने वाले हर जगह हैं, लेकिन एक अपने मन में भरोसा है कि आप सही काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत काम करके ही पैसे कमा सकते। वो सही है, बट मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ। अभी ये कोविड की महामारी चल रही है ना? हाँ जी। आप अगर देखें, इंडिया में बहुत ही सिवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक। हम पिछले सालों से कम बना रहे हैं, उसका मतलब हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कम लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मगर स्टॉक मार्केट तो एकदम बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। मुझे कितने लोगों ने ईमेल पे लिखा है, ट्विटर पे लिख के बोला है कि जब इतना इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट कैसे तो नहीं बढ़ रहा है ना, और डिविडेंड्स बढ़ रहे हैं। एक्चुअली काफी कंपनीज ज्यादा डिविडेंड्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एज शेयर ऑफ जीडीपी शायद कुछ क्वार्टर्स में ज्यादा भी हो सकता है प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपेयर। तो ये एक जरूरी मुद्दा है मेरे हिसाब से। आजकल जो लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो बेरोजगार हैं, वो 100 500 किलोमीटर चल के घर जा रहे हैं, उनके बच्चों के पास खाना नहीं है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं है, मगर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स अनाउंस कर रही हैं। प्रॉफिट एक अजीब चीज है, जब सप्लाई कम होता है और जब प्राइसेस उतने क्विकली चेंज नहीं होते तो कुछ लोग प्रॉफिट बना सकते हैं शॉर्ट रन में, तो ये हम जानते हैं। तो ये लॉन्ग रन इश्यू नहीं है, मगर लोग कभी कभी कुछ चीजें देखते हैं और उसका उदाहरण उनके दिमाग में लग जाता है। तो आजकल जो इंडिया में चल रहा है वो बिल्कुल, अगर आप कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे वो वैसा ही है ना? वो कैपिटल इज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम लेबर, वो कार्ल मार्क्स का जो फ्रेज होता था। तो वेजेस की जगह, लोगों की रोजगारी की जगह, वो कैपिटल को सर्विस कर रहा है सारा पैसा, तो वो प्रॉफिट बना रहे हैं अपने डिविडेंड पे। पर ऐसा नहीं ना श्रुति, अब देखो, लेकिन जो लोग ये चिल्ला के एयरलाइन फेयर के लिए गाली देते हैं वो तो अमीर लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं और उनको कोई क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा उनसे। आप ये सही कह रहे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है चुपता तो है ही। हाँ, और सबको चुपता है, पर हिंदुस्तान में कोई इमीडिएटली आएगा कि अरे हम है ना। हाँ, हम है ना। ठीक है, हम अभी कुछ करते हैं आपके लिए। सौरभ, नहीं, पर मैं इस बात से श्रुति से सहमत हूं, क्योंकि सरकार क्यों ऐसा करती है? अब वो थोड़ी ना बेवकूफ है, वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये पॉपुलर होता है। और ये पॉपुलर मेरे ख्याल से हर जगह होगा प्रणय, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार में वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि ये हम एक तो कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद इट। बहुत पहले की बात नहीं है कि हम नहीं करते थे। रूल्स भी हैं, जैसे श्रुति ने बोला, वो रूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं सारे, की वो डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट की आसान है हमारे लिए करना। और उनके पास में ये मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत सीनियर लोग हैं जिनको ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार 30-35 साल वालों से तो नहीं भरी हुई है। डिसीजन मेकर्स जो है वो 50-60 साल वाले हैं, जिनके दिमाग में है कि बिजनेस चोर है वगैरह। मैं इसका सोल्यूशन देता हूं कि अब सौरभ का कहना यह है कि 20 साल में हम लोग ये सब भूल जाएंगे। अगर आप होना बंद हो जाएगा, मैं कहूंगा लोग चिल्लाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। 20 साल तो चला जाएगा। तो आज हम एक बेट लगाते हैं। हाँ, अब पुलियाबाजी के एपिसोड नंबर 1435 में हम देखेंगे कि ये बात जो भविष्यवाणी की है सौरभ ने वो ठीक होती है या नहीं। पर इसमें एक अब मैं अपने बैकग्राउंड के एक दूसरे पहलू से भी बोलना चाहूंगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। अगर आप देखें, जब सरकार जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो लोग कोर्ट में जाते हैं, है ना? अगर सरकार रिलीजियस फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है, लोग कोर्ट पे जाते हैं और कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? हमारा संविधान आपको ये पावर नहीं देता कि आप हमारी स्पीच को रोकें, है ना? तो ऐसा होता है।
ऐसा इकोनॉमिक राइट्स के लिए इंडिया में नहीं है। बिल्कुल। और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है। आप पूछ रहे थे ना बाकी देशों में क्यों नहीं होता, व्हाई कांट द गवर्नमेंट गेट अवे, व्हाई डज द गवर्नमेंट इन इंडिया गेट अवे विद इट और दूसरे देशों में गवर्नमेंट कांट गेट अवे? क्योंकि अगर लोग अमेरिका में आप ऐसे प्राइस कंट्रोल, खैर समटाइम्स इमरजेंसी पावर के तौर पे मामूली चीजों पे आ जाती है, मगर अगर आप ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे प्राइस कंट्रोल सब इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो इमीडिएटली लोग कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट कहेगी कि ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि बाहर देश जहां पे मार्केट इकोनॉमी है, उनके संविधान सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही नहीं प्रोटेक्ट करते, वो आपके इकोनॉमिक फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे काफी जगह पे वो बोलते हैं कि पैसा भी स्पीच है। हाँ एग्जैक्टली, काफी जगह पे बोलते हैं कि पैसा स्पीच है, वो कैंपेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे ज्यादा आता है। मगर जैसे अगर मैं और प्रणय और आप, अगर हम तीनों बात करें और अगर गवर्नमेंट इस पुलियाबाजी एपिसोड पे कोई रोक लगाएं, हम इमीडिएटली आर्टिकल 19(1)(a) के तौर पे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, है ना? मगर अगर हम तीनों एक बिजनेस खड़ा करें और गवर्नमेंट हमारे सामने खूब सारे परमिशन लगाएं वगैरह, अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो खैर प्रशांत नारंग करके एक स्कॉलर हैं जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी पे काम करते हैं, उन्होंने अपना डॉक्टरेट लिखा था इस मुद्दे पे कि कैसे आर्टिकल 19(1)(g) और F जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले प्रोटेक्शंस थे, वो गवर्नमेंट, वो कोर्ट्स ने ज्यादा उन पे विचार नहीं किया और उसको बहुत सीरियसली एनफोर्स नहीं किया एक संवैधानिक प्रोटेक्शन के तौर पे। और इसका रीजन ये था कि हम सब सोशलिस्ट थे, तो इंडिविजुअल लोग व्यापार करें या ना करें उससे लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट के व्यापार या ना करने से ही लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो 1950 पे इंडिया का संविधान आया, 1950 पे प्लानिंग कमीशन भी आया, और ये दोनों एक जैसे दो अलग प्लैनेट्स पे नहीं चल रहे थे, ये सब दिल्ली में 2 स्क्वायर किलोमीटर पे ही ये सब हो रहा था। तो ये एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जब हम पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्यों ये कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी, और गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी इसीलिए है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को वो पावर दी है, हमने गवर्नमेंट की उस पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। और ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमें अपने इकोनॉमिक फ्रीडम, जैसे हम अपने पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू फ्री स्पीच, हम इन सब चीजों के लिए हम फाइट करते हैं एज अ सोसाइटी। जब ये CAA NPR आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब ये रिजर्वेशन का मुद्दा आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं, सबरीमला का मुद्दा आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम बिजनेस के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। आज तक किसने ऐसे एक प्रोटेस्ट निकाला है कि आप ये किराने की दुकान और पकौड़े वालों पे बहुत ज्यादा लाइसेंस डाल रहे हैं, सारे लाइसेंस हटाओ? लास्ट टाइम किसी ने इकोनॉमिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया था वो शायद सिर्फ डंडी मार्च था। मुझे उसके बाद तो मॉडर्न इंडिया में राइट टू मेक सॉल्ट, टू प्रोड्यूस माई ओन सॉल्ट विदाउट गवर्नमेंट परमिशन या टैक्सेशन, ये तो सिर्फ गांधी के डंडी मार्च के टाइम हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जहां पे लोगों ने ऐसे कोई मोर्चे निकाले हों कि गवर्नमेंट का काम नहीं है हमें बताना कि हम क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है श्रुति। तो प्रणय ये उसी चीज पे आता है कि हम लोग रूल्स बनाते हैं क्योंकि हमेशा पॉपुलर सही नहीं होता। अब अगर हमारे यहाँ पे वो रूल वाला फ्रेमवर्क वीक है तो कोई ना कोई तो बोलेगा ये पॉपुलर है तो मैं गलत काम कर देता हूँ ना, उससे मुझे कुछ फायदा ही होने वाला है, भले ही ओवरऑल नुकसान है सोसाइटी का। तो हम हमेशा रूल्स इसलिए बनाते हैं अपफ्रंट की, बाद में हमारे हम भावनाओं में बहे नहीं और हम रूल मुताबिक चलें। पर अब अगर हमने हमारे रूल्स अगर वीक हैं तो फिर आप ये सब करेंगे ना गड़बड़ काम। हाँ, और हमारे पॉलिटिशियंस को हमें बांध के रखना चाहिए। ये एक बहुत, हमारा संविधान वो यंत्र है जिससे हम अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को बांध के रखते हैं ताकि वो ऐसे ही जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और ये सब ना कर पाए। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो अगर हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल, एंड मैं एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम का एक आखिरी उदाहरण आपको देना चाहूंगी। 1970s में जैसे अभी हम ये बजाज स्कूटर की बात कर रहे थे, जैसे ये शॉर्टेज इकोनॉमी चल रहा था ना, एक और चीज पे बहुत शॉर्टेज चल रही थी जो था पेपर, न्यूज प्रिंट। और हम जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी है। और ये 1970s वगैरह, प्री इंटरनेट, प्री ट्विटर, प्री टेलीविजन, तो न्यूज़पेपर और रेडियो ही आपका मेन साधन था। रेडियो तो प्राइवेट था ही नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था, और न्यूज़पेपर ही आपका एक ऐसा माध्यम थे जहां पे लोग अपने आप को इन्फॉर्म कर सकें और जहां कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल सके।
अब हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी को उनके काफी झगड़े हुए प्रेस और जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि जर्नलिस्ट उनको काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो काफी चीजें नेशनलाइज कर रही थी। एक तो सोशलिस्ट चीजें वो कर रही थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने 14 बैंक्स नेशनलाइज किए ऑर्डिनेंस के तौर पे बिना लेजिस्लेशन के। पर दूसरी बात ये भी थी कि वो काफी 2 नंबर के काम, जैसे जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा था वो वैसे काम भी कर रही थी। उन्होंने अपने इलेक्शन में फ्रॉड किया था, उन्होंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज किए थे, इसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी बिठाई। मगर एक चीज जो हम सब भूल गए हैं वो है इंपोर्ट कंट्रोल ओवर न्यूज प्रिंट। क्योंकि न्यूज प्रिंट वो पेपर होता है जिसपे न्यूज़पेपर हम बनाते हैं, तो न्यूज प्रिंट पे शॉर्टेजेस थे। तो जैसे आपने सौरभ स्टील का उदाहरण दिया कि स्टील हमें मिक्सी के लिए भी चाहिए, बाइसिकल के लिए भी चाहिए, हमें पेपर हर चीज के लिए चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि इंडिया में 500 न्यूज़पेपर हैं, तो बड़े पेपर सिर्फ इतना पेपर न्यूज प्रिंट उनको अलॉटमेंट होगा, छोटे पेपर को इतना न्यूज प्रिंट अलॉट होगा। अब मुद्दा ये है कि हर न्यूज़पेपर को अगर आप कहें कि मैं सिर्फ 20 पेज पब्लिश कर सकता, उसका मतलब अब मुझे कम एडवर्टाइजमेंट डालने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलते। आजकल न्यूज़पेपर की कीमत उस जमाने में 50 पैसे 2 रुपए होती थी, अब तो थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, पर हम 2 रुपए में 25 पेज का न्यूज़पेपर इसीलिए बेच पाते हैं क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट उसको सब्सिडाइज करता है। मगर अगर मेरे पास पेपर ही ना हो या मुझे 20 पेज से 10 पेज करना हो, तो अब या तो मैं अपनी न्यूज कम करूं या मैं एडवर्टाइजमेंट कम करूं। और अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कम करूं तो अब मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता, पर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट ही छापूं और कोई न्यूज ही ना हो तो कोई मेरा पेपर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये कि एडवर्टाइजर्स नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा बन गया और ये कोर्ट तक गया। तो ये काफी केसेस थे इस मुद्दे पे। एक था सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक था बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेनेट कोलमैन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये है, सकल पेपर्स आप जानते हैं हिंदी न्यूज़पेपर। तो ये सारे पेपर्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ये एक्चुअली एक सोशलिस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी कंट्रोल का ऑर्डर है ना, कि आप कितना पेपर यूज कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्चुअली फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को बताएं कि वो कितने पेपर बना सकते हैं, कितने पेजेस रख सकते हैं, वो डायरेक्टली उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो उन्होंने एक्चुअली ये न्यूज प्रिंट ऑर्डर्स जो 1950s एंड 60s में आए थे, उन्होंने उनको खारिज कर दिया। तो ये भी एक जरूरी पहलू है सोशलिज्म का कि अगर आपके पास उतने टीवी चैनल ना हो, अगर आपके पास उतने माध्यम ना हो, आप उतने न्यूज़पेपर ना हो, क्योंकि आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बिठाई है, तो आपकी गवर्नमेंट ऐसे काफी काम कर सकती है जो संविधान के खिलाफ है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये बहुत दिलचस्प था। तो हम लोग 91 रिफॉर्म्स के बारे में तो बात ही नहीं की हम लोगों ने, हम लोग उसके पहले बात कर रहे हैं, लेकिन इतना दिलचस्प है कि मुझे एक और सवाल है इस पे। तो इसका मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन ये है क्या कि हम लोग ये जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो ही थोड़ी कमजोर थी, कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इकोनॉमिक फ्रीडम को इतनी तवज्जो नहीं है, कई कारण है उसके, वाजिब कारण भी है, लेकिन है वैसा। तो इसका मतलब क्या है? अब जब तक हम लोग हमारे संविधान को ही नहीं बदलेंगे, हम लोगों की इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं आएगी क्या? कि क्या करना पड़ेगा हमको बदलने के लिए? रोज हमें अपने फ्रीडम को डिफेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप संविधान में कुछ डाल दें तो वो इमीडिएटली गारंटी हो जाता है। हमने 1950 में संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी भी डाला था और उस पे हमने एक पूरा एपिसोड किया है कि वो कैसे धीरे 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 इरोड होके फिर वो भी खारिज हो गया। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि इन चीजों के लिए एज अ सोसाइटी, वो जेफरसन कहते हैं ना, वी शुड बी ऑलवेज विजिलेंट, है ना। तो ये विजिलेंस की एक बहुत जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम कोई एक पूंजी है जो जब मिल जाती है सबकी जेब में 2-2 रुपए की तरह जाके आप सबके जेब में थोड़ा सा फ्रीडम डाल के आ जाते हैं। फ्रीडम हमेशा नागरिक खबरदार, हमेशा नागरिक को पता होना चाहिए कि उनकी फ्रीडम क्या है, उनकी राइट क्या है, और गवर्नमेंट उनके लाइफ में कितना रिस्ट्रिक्शन रख सकती है, और उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली हमें फाइट करना पड़ेगा। कभी कभी कोर्ट के थ्रू फाइट करना पड़ेगा, कभी कभी वोटिंग के थ्रू फाइट करना पड़ेगा, कभी प्रेस के थ्रू, कभी पुलियाबाजी के थ्रू। मगर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार कर दिया तो कर दिया, ये बहुत ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है।
अभी ये कोविड के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने सारे कंट्रोल्स आ गए थे ना, वॉर कंट्रोल्स, प्राइस कंट्रोल्स, वो निकालने के लिए इंडिया में ही नहीं, सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी 20-30 साल लग गए थे वो वॉर इकोनॉमी से बाहर निकलने के, क्योंकि वॉर में हम गवर्नमेंट को इतने सारे पावर दे देते हैं। मुझे लगता है कोविड के बाद भी ऐसे होगा। हमने कोविड में अपनी गवर्नमेंट को, पूरे कंट्री को 70 दिन लॉकडाउन करने की पावर दे दी। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी पावर है कि हमने 70 दिन के लिए, है ना, 1.3 बिलियन लोगों को बोला कि तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, और वो भी नोटिस भी नहीं दिया, मतलब नोटिस भी नहीं दिया, रोज कुछ बदल रहा है, कोई पुलिस वाला डंडा मार रहा है पुअर लोगों को, कोई ब्राइब खा रहा है। तो ये एक चीज है जो कोविड जब खत्म होगी है महामारी और वैक्सीन आएंगे, ये हमें बहुत ही ज्यादा खबरदार रहना पड़ेगा कि ये सारी पावर हम वापस नागरिक को दें और हम गवर्नमेंट से वापस ले लें। और 1991 ये एक ऐसा उदाहरण है जब ये हुआ। तो 1991 में 3 चीजें मेनली हुई। एक पहली चीज थी कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा जो रुपया था और जो बाकी फॉरेन करेंसीज थी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कीमत होती है। और वो कीमत नॉर्मली जैसे हम गेहूं या चावल या आटा लेने जाते हैं वैसी कीमत नहीं होती। हम कितने रुपए से $1 खरीद सकते हैं, वो होती है करेंसी की कीमत। हमने सोशलिज्म के टाइम पे हमने रुपए की कीमत बहुत ज्यादा रखी थी आर्टिफिशियली। जैसे ये सेंट्रल प्लानिंग ने हमने आर्टिफिशियली लिमिट किया था ना कि कितने स्कूटर बन सकते हैं, कितना स्टील प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमने रुपये की कीमत बहुत आर्टिफिशियली ज्यादा रखी थी। इसीलिए क्योंकि जब हमारी रुपये की कीमत आर्टिफिशियली ज्यादा होती है तो डॉलर की कीमत कम होती है रिलेटिवली। तो उसका मतलब जो जो हम बाहर गांव या बाहर देश से खरीदते हैं वो हम थोड़े कम मूल्य पे खरीद सकते हैं, और जो हम उनको बेचते हैं वो ज्यादा मूल्य पे बेच सकते हैं। मगर इसका रीजन ये था कि हमारे जो इंपोर्ट करते थे, बहुत एसेंशियल चीजें हम इंपोर्ट करते थे, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, है ना। तो क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज थी जो हर एक इंडस्ट्री में जरूरी है। पेट्रोल, आप बजाज स्कूटर ले लीजिए, आप बजाज पार्क का प्लांट ले लीजिए, या आप स्टील प्लांट ले लीजिए, सबको क्रूड ऑयल की जरूरत है ना। तो ये क्रूड ऑयल एक ऐसा विषय बन गया जो इंडिया के इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा शेयर हो गया। जैसे आजकल आपके जो नौजवान सुन रहे हैं वो भी समझ सकते होंगे कि जब पेट्रोल का प्राइस 100 से ऊपर जाता है तो उनकी आमदनी में पेट्रोल का शेयर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंडिया की आमदनी में क्रूड ऑयल का शेयर बहुत बड़ा हो गया। तो उस जमाने में एक सेकंड चीज हुई जो थी गल्फ वॉर। और आप जानते हैं गल्फ वॉर में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे वो इन्वॉल्व थे। इराक सबसे ज्यादा, और कुवैत उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। तो सडनली क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, और क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, हमारा, आप चाहे सेम अमाउंट क्रूड ऑयल खरीद रहे हो महीने से महीने, मगर आपका जो इंपोर्ट का बिल था वो सडनली बहुत ही बड़ा हो गया। और क्योंकि इंडिया के पास उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हर महीने, है ना, विदेशी मुद्रा जब कम होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज कम होती है, तो अगर आपका ऑयल बिल बढ़ता जा रहा है तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो आप उतना बाकी सब नहीं ले सकते, आप सिर्फ ऑयल ही खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर ऑयल नहीं खरीद सकते और आप अपना बाकी इंडस्ट्री फंड नहीं कर सकते तो आप बेचेंगे क्या? तो आपका महीने पे महीने, साल के बाद साल ये प्रॉब्लम वर्स ही होने वाला था। ये इसका कोई उपाय नहीं था। इसके बीच में जैसे आप सोचिए, अगर आज कोई नौजवान हो जो पेट्रोल के लिए, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है पेट्रोल की, बहुत दाम बढ़ गए, मगर उनके पास नौकरी नहीं है, मगर उन्हें इधर उधर जाना है, उनको काम है, उनको नौकरी ढूंढने के लिए भी उनको पेट्रोल चाहिए अपने स्कूटर में या गाड़ी में डालने के लिए, तो वो उधारी पे चलेंगे, है ना। वो कहेंगे चलो मैं 30 दिन के लिए उधार ले लेता हूं, मैं 50 दिन के लिए उधार लेता हूं। मगर आप जानते हैं कोविड महामारी में अब 1-1.5 साल से कुछ लोगों ने काम नहीं किया, है ना। तो आप एक उधार को चुकता करने के लिए एक और उधार ले रहे हैं, फिर उस उधार को चुकता करने के लिए 90 दिन के बाद आप किसी और से उधार ले रहे हैं। इंडिया की परिस्थिति भी यही थी। इंडिया बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट जो हम कहते हैं, तो ये जो सारे शॉर्टफॉल्स थे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के या जो भी उनको इंपोर्ट करना था, इसके लिए वो काफी अलग अलग गवर्नमेंट से वो उधारी लेते थे और 90 दिन में आपको पैसे वापस करने हैं। तो अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा नहीं कमाई तो उसको वापस कैसे करेंगे, है ना। तो आप किसी और से उधार लेते थे,
है ना। तो ऐसे होता रहता था। अब ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपकी उधारी की खबर फैल जाती है, फिर आपको कोई उधार नहीं देना चाहता। और इंडिया में भी वैसा हुआ। इंडिया की परिस्थिति की खबर फैल गई। जो मूडीज एंड S&Ps, ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने पूरे दुनिया में इंडिया की रेटिंग कम कर दी। और उसका मतलब यह है कि उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं समझते कि इंडिया अपनी उधार चुका सकता है ना। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे लोगों को लगता है कि आप बैंकरप्ट होने वाले हो, आप पेमेंट नहीं दे सकते। और ये इंडिविजुअल के लिए जितनी खराब बात है, देश के लिए भी उतनी ही खराब बात है, शायद वर्स बात है इंडिविजुअल से भी ज्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें? तो अब IMF, जो वॉशिंगटन DC और वर्ल्ड बैंक, ये सारे एजेंसीज इंडिया को लोन देने के लिए तैयार थे, मगर उन्होंने शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा कि आपको अपना ये जो एक्सटर्नल डेट, जो ये रिवॉल्विंग डेट है, वो कम करना पड़ेगा। आपको ये अपना फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब जितना आप खर्चा कर रहे हैं अगेंस्ट जितना आपका टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, वो आपको कम करना पड़ेगा। आपको अपना जो आपने रुपी आर्टिफिशियली बहुत ऊंचे मूल्य पे बिठाया है, उसको आपको गिराना पड़ेगा। आपको बाकी करेंसीज के साथ उसका कुछ तो इकोनॉमिक्स में हम उसको वर्ड बोलते हैं रैशनलाइज, मगर उसका कुछ मेल होना चाहिए रियलिटी से कि रुपी एक्चुअली किस वैल्यू पे बिक रहा है आजकल दुनिया में। और उन्होंने ये भी बोला कि आपको थोड़ा ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन करना चाहिए, इंपोर्ट कंट्रोल्स कम करने पड़ेंगे, आपको अपना डोमेस्टिक पॉलिसी कम करना पड़ेगा, आपको फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली उसका ये पॉइंट है कि जो आप अपने आर्थिक व्यवस्था आप जैसे चला रहे हैं, उससे आपका दिवाला निकल गया है, तो आपको वो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। और हम आपको ये लिस्ट दे रहे हैं क्या क्या सुधार लाने। अब IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा, जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि 1980s में इंडिया में भी ये समझ आना शुरू हो गया था हमारे इकोनॉमिस्ट और टेक्नोक्रेट्स को कि ये सस्टेनेबल नहीं है, कुछ तो सुधार लाने पड़ेंगे। तो जैसे सीमेंट के प्राइसेस को लिबरलाइज किया गया है ना, तो ऐसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। इंडिया में एक ब्रॉड बैंडिंग करके एक चीज लाई गई। ब्रॉड बैंडिंग मतलब जैसे अगर आपको पहले 20 मिनट के पॉडकास्ट के लिए अगर आपको परमिट मिला है, तो अब आप 1 घंटे का भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, है ना। आपको उसके लिए अलग परमिट की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेंशन परमिट की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले चम्मच बना सकते थे, अब आप कांटे भी बना सकते हैं। अच्छा। तो ब्रॉडबैंडिंग का वो इफेक्ट था। तो धीरे धीरे थोड़ा लिबरलाइजेशन आ रहा था, बट उसको बोलते थे लिबरलाइजेशन बाय स्टेल्थ, एड हॉक लिबरलाइजेशन। ये धीरे धीरे हो रहा था, कुछ सही प्लान नहीं था, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। 1991 में पहली बार एक पब्लिक डिक्लेरेशन हुआ कि अभी तक जैसे हम आर्थिक व्यवस्था चला रहे थे वो हम नहीं चला सकते। तो उसके 3 स्तंभ जुलाई 91 में वित्त मंत्री तब उस जमाने में जो मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री उस जमाने में PV नरसिम्हा राव थे, उन्होंने एक बड़ी सी टीम बिठाई, करीब 20-22 लोगों की टीम थी ये। और हमने अपने 91 प्रोजेक्ट में इन सब का वर्णन किया है, इन सब के बायोग्राफिकल डिटेल्स दिए हैं। पर ये बहुत ही कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट थे, IAS ऑफिसर थे, जैसे कि AN वर्मा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मेन, उनके नरसिम्हा राव के राइट हैंड मैन जैसे हम कहते हैं, वो उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग भवन में वो सेक्रेटरी थे। और जब वो उद्योग भवन में सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत ही प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं राकेश मोहन, उनके साथ उन्होंने काम किया था और एक बहुत जरूरी पेपर और पॉलिसी मेमो लिखा था कि इंडस्ट्रीज को हम डी लाइसेंस कैसे करें। ये जो पॉडकास्ट के लिए जो परमिट और लाइसेंस का धंधा चल रहा है गवर्नमेंट में, वो सब हम कैसे मिटाएं। तो ये सब काम ऑलरेडी 1980s में चल रहा था। तो जब 1991 में मौका आया और ऐसी स्थिति आई कि इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, जो विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो हमें ये सारे रिफॉर्म बिठाने थे, तो एक के बाद एक धनाधन उन्होंने रिफॉर्म बिठाए। और ये PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की टीम ने इसीलिए ये कर पाए। एक्चुअली काफी लोगों को लगता है कि ये चंद्रशेखर, जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे, और उनके वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, वो भी यही करना चाहते थे।
मगर वो एक बहुत ही कमजोर गठबंधन में थे। उनके पहले वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो भी एक बहुत कमजोर गठबंधन में थे। तो ये रिफॉर्म का आइडिया काफी पहले से शुरू हो गया, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा, जब आपको पता है कि आपका दिवाला निकलने वाला है, वो ऐसे ओवरनाइट नहीं होता, वो थोड़ा काफी दिनों से उन्हें पता था, मगर वीपी सिंह वो कर नहीं पाए। इनफैक्ट मैंने सुना इवन राजीव गांधी की भी जो टीम थी, हाँ, अगर वो जीत जाते इलेक्शन, करेक्ट, तो उनका भी प्लान था कि वो करेंगे। तो काफी पीछे काफी सहमति थी कि ये होना है। बिल्कुल काफी सहमति थी। तो जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आपने अभी आपने उठाया उसका नाम है एम डॉक्यूमेंट। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया बाद में निकल के आया कि ये था। हाँ, जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपने बुक में इसका काफी वर्णन किया है कि वो राजीव गांधी को एडवाइस कर रहे थे। तो जब वो उनको एडवाइस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इलेक्शन के बाद राजीव गांधी 1988 में वापस आएंगे, तो उन्होंने एक रिफॉर्म्स का जैसे एक ब्लूप्रिंट लिखना शुरू किया या उस पर विचार करना शुरू किया। मगर राजीव गांधी वापस जीत के नहीं आए उस इलेक्शन में, वीपी सिंह आए। मगर उस जमाने में ये बहुत नहीं होता था कि तुम बीजेपी वाले हो, तुम कांग्रेस वाले हो, तुम नेशनल फ्रंट वाले हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स, अच्छे टेक्नोक्रेट, सारे गवर्नमेंट उनको चाहते थे कि वो काम करें। तो वीपी सिंह ने एक्चुअली मोंटेक सिंह अहलूवालिया को कहा कि आप हमारे गवर्नमेंट को भी एडवाइस करें, और उन्होंने उन्हें कहा कि आप ऐसे एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट लिखें रिफॉर्म के लिए। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एम डॉक्यूमेंट लिखा, जो हमारे 1991 प्रोजेक्ट के वेबसाइट पे हमने पूरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है। तो उनके कैबिनेट में बहुत इस पे विचार हुआ और बहुत क्रिटिसिज्म आया। तो मोंटेक सिंह जी ने अपना नाम उस डॉक्यूमेंट पे नहीं डाला था, मगर प्रेस में बात फैल गई थी, तो प्रेस ने उसको एम डॉक्यूमेंट करके उसका नाम दिया। तो ये वीपी सिंह के गवर्नमेंट में चल रहा था इस पे विचार। फिर वीपी सिंह, आप जानते हैं, उनका गठबंधन टूट गया और फिर चंद्रशेखर ने गवर्नमेंट बनाई। जब तक यशवंत सिन्हा जी आए वित्त मंत्री बनकर, इंडिया की एक्सटर्नल हालत और भी खराब हो गई थी। इंडिया के पास करीब 1.5-2 महीने के इंपोर्ट्स के लिए ही विदेशी मुद्रा थी। तो यशवंत सिन्हा ने इस ब्लूप्रिंट पे विचार किया। उन्होंने भी एक टीम असेंबल की। अभी एक्चुअली 3-4 हफ्ते पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा, जहां उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने बजट स्पीच दी थी, उनकी बजट स्पीच भी ऑलमोस्ट वैसी थी, क्योंकि सबको पता था कि क्या करना जरूरी है। तो फरवरी में अगर इंटरिम बजट में यशवंत सिन्हा फरवरी 1991 में उन्होंने वो स्पीच दी होती, तो वो आर्किटेक्ट होते रिफॉर्म्स के, मगर वो नहीं कर पाए। और एक बहुत ही अजीब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी उस जमाने में कि कुछ लोग सर्वेलेंस कर रहे थे राजीव गांधी जी के बंगले के बाहर, और काफी लोगों को लग रहा था कि ये सर्वेलेंस किसने बिठाया है, कौन ऐसे ऑपोजिशन पार्टी या राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस एक्चुअली चंद्रशेखर के माइनॉरिटी गठबंधन जो गवर्नमेंट था उसमें वो आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी। तो खबर फैल गई कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी से थे, उन्होंने ऐसे कुछ सर्वेलेंस बिठाया है और वो लोग राजीव गांधी जी का पीछा कर रहे हैं। तो ऐसे कोई अफवाह फैली और राजीव गांधी जी ने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर सरकार गिर गई। तो यशवंत सिन्हा जी ये सब नहीं कर पाए। मगर यशवंत सिन्हा ने एक बहुत जरूरी चीज की, जो मैंने कहा था ना, उनके पास इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं थे। तो इस पे ना कोई बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है, जैसे अभी हर्षद मेहता के स्कैम पे एक मिनी सीरीज बनी थी ना, इस पे एक कोई मिनी सीरीज बनी चाहिए। यशवंत सिन्हा ने जो गवर्नमेंट गोल्ड कॉन्फिस्केट करती थी उसको गिरवी रखा, और ये शंकर अय्यर करके एक इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट है, आजकल भी वो काफी लिखते हैं, उन्होंने ये बात पेपर में वो लेके आए कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। और ये एक ऐसी चीज है, हम सहजता की बात कर रहे थे ना अभी, नॉर्मली काफी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सहज नहीं होते, लोगों को सिंपली समझ नहीं आते, मगर हर एक इंसान जानता है कि अगर आप अपने घर का सोना स्विस बैंक में गिरवी रख रहे हैं कच्चा तेल लेने के लिए, उसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो जब ये बात पब्लिक में फैली तो ये आर्थिक सुधार, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काफी समर्थन आया कि ये क्लियरली बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देश का ऐसा दिवाला निकल गया है कि आप अपना सोना गिरवी रखने पे मजबूर हो गए हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही, जैसे कभी कभी कहते हैं ना, वो आप बर्लिन वॉल का गिरना या टियाननमेन स्क्वायर की फोटो, ये जो एक फोटो थी कि
हमारा गोल्ड एक एयरक्राफ्ट पे लोड हो रहा है और वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, वो एक बहुत ही बैंक ऑफ इंग्लैंड, आई थॉट कि स्विट्जरलैंड था, बैंक ऑफ हाँ, मगर वो फ्लाइट स्विट्जरलैंड पे जा रही थी, बट यू आर राइट, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो 4 कंसाइनमेंट में जा रही थी और एक फोटो ऐसी आई थी कि ये वाली प्लेन स्विट्जरलैंड में जाके वो गोल्ड जमा करने वाली। तो ये काफी बहुत ही पब्लिक को भी समझ आ गया कि ये जो भी चल रहा है देश में वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा और कुछ ना कुछ आर्थिक सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत अर्जेंट जरूरत है। तो उनको समर्थन भी मिला। तो ये थी यशवंत सिन्हा की बात। तो फिर फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर राव आए, उन्होंने सबसे पहले एक टीम खड़ी की। तो इस टीम का मैंने आपको बोला था, हमने वर्णन किया है। ये आर वेंकटरामन जो देश के प्रेसिडेंट थे, उनसे लेकर कॉमर्स सेक्रेटरी, स्पेशल एडवाइजर जयराम रमेश, हमने सबका वर्णन किया है कि एक इंसान से ये सब नॉर्मली नहीं होता है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि नरसिम्हा राव हैं आर्किटेक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स या मनमोहन सिंह जी हैं आर्किटेक्ट ऑफ द रिफॉर्म, बट एक्चुअली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेट, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जब इस तरह का आर्थिक सुधार लाना पड़ता है। तो पी चिदम्बरम उस जमाने में कॉमर्स मिनिस्टर थे। उनका एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रोल था इस पूरे इसमें, क्योंकि उन्होंने ही ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की थी। तो ये जब डीवैल्यूएशन हुआ, जब डीवैल्यू करते हैं हमारी करेंसी, तो आपके इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। एंड आप जानते हैं कि अगर मार्केट में कोई भी चीज सस्ते में बिक रही है तो ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, है ना। तो आपके एक्सपोर्ट सब अट्रैक्टिव हो गए। मगर आपके एक्सपोर्ट्स तभी अट्रैक्टिव होंगे, आप उस पर तभी फायदा कमा सकते हैं अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स हैं बेचने के लिए, है ना। एक्सपोर्ट्स तभी जाएंगे जब आप ये सारे जो आपने लाइसेंस परमिट राज को थोड़ा कम करेंगे, ताकि लोग एक्चुअली अपना कैपेसिटी बढ़ा सकें। लोग जैसे आप 20 मिनट से 40 मिनट का पॉडकास्ट कर सके, फिर आप उसको अपलोड कर सके। तो ऐसी चीजों की बहुत जरूरत थी। तो पहली चीज थी ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ, इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी, जो कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। आपको परमिशंस चाहिए होते थे कि आप क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, किस क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकते हैं और किस वजह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे नारायण मूर्ति, जो इंडिया के टेक रेवोल्यूशन जिन्होंने शुरू किया था, वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर इन्फोसिस के लिए खरीदना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने वर्णन किया है कि वो करीब 25 बार दिल्ली गए। उन्होंने करीब 50,000 रुपए इस पे गवाए ताकि वो एक इंपोर्ट परमिट ले सके कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। बट अगर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं लेके आएंगे तो वो ये टेक प्रोसेसिंग और ये जो बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। अगर आप हेवी मशीनरी नहीं लाएंगे तो आप फिर टी शर्ट्स बना के कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि अगर आपको डिवैल्यूएशन से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो आपको अपनी ट्रेड पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ठीक करनी। तो वो जो बाकी 2 स्तंभ थे, जुलाई में, अर्ली जुलाई में डिवैल्यूएशन हुआ, उसके इमीडिएटली बाद पी चिदम्बरम ने ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की। उस ट्रेड पॉलिसी में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि कस्टम्स ड्यूटीज कैसे कम करें और ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कैसे हटाएं। और उसके 2 हफ्ते बाद, जिस दिन बजट स्पीच थी दोपहर को 24 जुलाई 1991 पे, उस दिन सुबह इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो उस जमाने में इंडस्ट्री मिनिस्टर एक्चुअली वो पोर्टफोलियो नरसिम्हा राव ने अपने पास रखा था क्योंकि वो बहुत ही जरूरी था, मगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो पीजे कुरियन थे, उन्होंने एक स्पीच पार्लियामेंट के सामने रखी जहां पे पूरा डी लाइसेंसिंग हुआ। और डी लाइसेंसिंग, पहले आप कुछ भी बनाना चाहते थे, डिफॉल्ट था कि आपको लाइसेंस की जरूरत है। और डी लाइसेंसिंग का जो उस दिन जो जुलाई 24 पे हुआ, वो सच में हिस्टोरिक था, क्योंकि उन्होंने कहा आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आप ये 18 इंडस्ट्रीज में शामिल हैं। तो उन्होंने कुछ स्टील, टेलीकॉम, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज रखी जहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत थी। मगर आप ये चम्मच, कांटे, पॉडकास्ट, टी शर्ट, जूते, बाइसिकल, सब कुछ एक, वो कहते हैं ना, स्ट्रोक ऑफ अ पेन, वो ओवरनाइट सब कुछ डी लाइसेंस हो गया। तो वो एक बहुत ही जरूरी रिफॉर्म था। और ये मैंने जैसे कहा, एएन वर्मा और राकेश मोहन ने जो 3-4 साल काम किया था, उस डॉक्यूमेंट पे बेस था। और फिर उस दिन दोपहर को मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही जरूरी और हिस्टोरिक बजट स्पीच पेश की। उसमें उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स रखे, उसमें उन्होंने कहा कि अब इंडिया ट्रेड के लिए तैयार है, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। उन्होंने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड बिठाई जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एएन वर्मा उसके लीड कोऑर्डिनेटर थे। और उन्होंने उसके बाद कहा कि
जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी थी लाइसेंस परमिट राज के लिए, आपको यह भी जरूरी नहीं है कि आप लाइसेंस परमिट राज हटाएं, आपको उस मशीनरी को भी हटाना पड़ेगा ना। जो आपके कंट्रोलर ऑफ शुगर और कंट्रोलर ऑफ सीमेंट थे, अब उनको कोई और काम भी तो देना पड़ेगा। तो उन्हें अब एक रेगुलेटर के तौर पे बिठाया गया, कंट्रोलर के तौर पे नहीं बिठाया गया। तो एक रीडिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ कि ये जो आपके जो टेक्निकल कंट्रोलर थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंस कंट्रोल थे, टेक्सटाइल कंट्रोल है ना, हर चीज का जो एक कंट्रोल ऑफिसर होता था, उन सबको अब रेगुलेटरी रोल में उन्होंने बिठाया ताकि आप देख सकें कि ये मार्केट ठीक चल रहा है, मगर हम आपको ये नहीं बताएंगे आपका प्राइस क्या होना चाहिए, आपका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो ये एक बहुत जरूरी रिफॉर्म था। मनमोहन सिंह की बजट स्पीच इतनी हिस्टोरिक थी, उसमें ऐसे ऐसे आर्थिक सुधार की बात हुई जो हमने आज तक मुकम्मल नहीं हुई, है ना। कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे, डेफिसिट्स पे विचार हुआ था, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। आजकल हम एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की डिसइन्वेस्टमेंट का विचार उस डॉक्यूमेंट से शुरू होता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो वो डॉक्यूमेंट एक ब्लूप्रिंट जैसे बन गया। उस ब्लूप्रिंट पे फिर वाजपेयी गवर्नमेंट ने काफी काम किया। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री नहीं थे, चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स खड़े किए। तो वो एक प्रोसेस शुरू हो गया। और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इंडिया में करीब 200-300 मिलियन लोग है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी से कम पॉवर्टी में आए। लोगों का भला हुआ। 20-30 करोड़। 30 करोड़। हाँ, 30 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 100 करोड़। 130 करोड़। 130 आज की डेट में 130 हाँ, है। तो 130 करोड़ में करीब लोग कहते हैं कि 20 से 30 करोड़ लोग गरीबी से लोअर मिडिल क्लास में आए। वो एक बहुत ही जरूरी पहलू है इसका, क्योंकि हम फाइनली ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम ये सब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, भूखमरी हटे, है ना, लोग एक्चुअली हेल्दी हों, वो उनको एजुकेशन प्राप्त हो, उनको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो। सो जो गरीबी हटाओ का नारा होता था वो एक्चुअली मुकम्मल लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ। एक्चुअली गरीबी हटी। 20 से 30 करोड़ लोगों को गरीबी, उनकी गरीबी हटाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना कोई भी मामूली बात नहीं है। मॉडर्न डे में ये बहुत ही बड़ी बात है जो इंडिया में हुआ। ये चाइना में भी हुआ काफी बड़े, इससे भी बड़े पैमाने पे, पर इंडिया में बड़े पैमाने पे हुआ। और अब लग रहा है क्योंकि ये रिफॉर्म्स रुक गए हैं, ये फिर से गरीब ना हो जाए या गरीबी फिर से बढ़ ना जाए। तो बहुत ही जरूरी है कि हम ये 1991 के रिफॉर्म चालू रखें, हम इस पे और विचार करें, हम और मार्केट रिफॉर्म्स लाएं ऐसे कि इंडिया की ग्रोथ बढ़े और लोग गरीबी से बाहर निकले और इंडिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के तौर पे इमर्ज हो अगले 20-30 साल में। तो हमारे प्रोजेक्ट का मेनली ये ही एक गोल है कि हम ऐसे पुलियाबाजी जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम ऐसे हर तरीके से इस पे हम पेपर लिखें, हम इंटरव्यू करें, हम पॉडकास्ट करें, हम न्यूज़पेपर में लिखें, मगर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो एक फोकस जो इंडिया का हट गया है, हम हर एक बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। हम ये सारी जो फालतू चीजें हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में आ गई हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो मुद्दा फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी। नहीं, बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी भी हम लोग ये जीडीपी और आर्थिक वृद्धि को थोड़ा डिस्कनेक्टेड रूप से देखते हैं। और लोग तो अब बोलते हैं क्यों जीडीपी, क्या जीडीपी, ये जीडीपी कितना मतलब एक नंबर है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, इस साल -7% ग्रोथ रही है, तो उसका सीधा सीधा नतीजा है कि हमारी गरीबी की स्तर गरीबी बढ़ गई होगी, लोग और गरीब हो गए होंगे। हाँ, और इस पे अभी एक नई रिपोर्ट निकली है कि 7.5 करोड़ लोग फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, है ना, क्योंकि उनके पास रोजगारी नहीं है। और अगर आप इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी और रोजगारी नहीं बढ़ेगी
तो फिर वो कैसे कमाएंगे और वो क्या खाएंगे और उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे और उनको वो हॉस्पिटल का बिल कैसे दे पाएंगे और वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। इन सब का एक ह्यूमन कॉस्ट है। हाँ, हम इन लोगों को जानते नहीं है, हम ऐसे बड़े बड़े आंकड़े देते हैं, 30 करोड़, 7 करोड़ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। बट ये आपके जो नेबर हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये किसी एब्स्ट्रैक्ट में किसी की बात नहीं हो रही है ना। बिल्कुल। और आई थिंक कोविड में तो लोगों ने ये महसूस किया भी होगा और शायद प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा। ठीक है, अब मुझे एक दो और सवाल थे। एक तो इस 1991 रिफॉर्म की जो आपने बहुत अच्छे से कहानी बताई, उससे एक धारणा बन गई है कि भारत में कोई भी सुधार होता है तो आपदा में ही होता है। तो हाँ। क्राइसिस, तो कुछ लोग तो बोलते हैं क्राइसिस आ जाए जिससे कि हम लोग रिफॉर्म कर दें। तो ये एक धारणा हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है, जब क्राइसिस होती है, कुछ लोग सही कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आती है थोड़ा जल्दी से कुछ आर्थिक सुधार लाने के लिए। मगर इंडिया में आर्थिक सुधार क्राइसिस के वजह से नहीं आया है। इंडिया में आर्थिक सुधार इसीलिए आया क्योंकि उसके करीब 10 साल पहले से उस पर बहुत सारा काम चल रहा था। ये जो हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिफॉर्म, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं, ये सब ऐसे एक दिन या एक सप्ताह में होने वाले चेंजेस नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट है, उन्हें इस पे 5-7 साल विचार करना पड़ता है। कमिटियों की रिपोर्ट आती है, उसको गवर्नमेंट में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में एक विचार करना पड़ता है कि सही आइडिया क्या है, सही रिफॉर्म क्या है। क्योंकि रिफॉर्म तो वैसे हर चीज है, डिमोनेटाइजेशन भी रिफॉर्म ही है, आप सोचे तो वो भी एक आर्थिक सुधार है। बट उस आर्थिक सुधार से लोगों की गरीबी बड़ी है, घटी नहीं है ना। तो अगर आप ठीक से विचार नहीं करेंगे, आपको डिमोनेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म पॉलिसीज मिलेंगे, है ना। और अगर आप ठीक से विचार करेंगे तो आपको जैसे 1991 जैसे रिफॉर्म पॉलिसीज मिलेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि मेरे हिसाब से जो बहुत जरूरी है वो है आइडियाज। हमें आइडियाज के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए और हमें एक कैपेबिलिटी बनानी चाहिए कि इंडिया के लोग, बाहर विदेशी इकोनॉमिस्ट नहीं, इंडिया के इकोनॉमिस्ट इंडिया की परिस्थिति को समझ के उस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए एक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट या पॉलिसी चेंज बनाएं, तब कोई बात होगी, है ना। तो अगर सिर्फ क्राइसिस आएगा तो वो एक हाथ की ताली है, वो बचती नहीं है। तो क्राइसिस के साथ हमें चाहिए बहुत ही कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स, इंडिविजुअल्स, पॉलिटिशियंस, और हमें चाहिए सही आइडियाज। तो इसमें मेरे हिसाब से हम सबका बहुत योगदान है। प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, जैसे अगर हम 1991 की बात करें तो 20 साल पहले जगदीश भगवती और पद्मा देसाई जी ने एक किताब लिखी थी इंडस्ट्रियल प्लानिंग पर, है ना। वो 20 साल पहले अगर वो किताब नहीं लिखें तो वो फाउंडेशन ही नहीं बनेगी कि हम इंडिया को ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल के फ्री ट्रेड इकोनॉमी कैसे बनाए। जैसे टी.एन. श्रीनिवासन ने इस पे इतना विचार किया है ना। आजकल जो हम सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे अरुण शौरी ने इतना काम किया था 70s और 80s में इस बात पे, या सी राजगोपालाचारी ने लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ इतना लिखा था, तब जाके लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ कुछ हद तक। नरसिम्हन कमेटी की एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पर। सी रंगराजन जी की बहुत जरूरी रिपोर्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर। ये सब बहुत जरूरी काम है जो होते रहना चाहिए, ये सब रुकना नहीं चाहिए। अगर नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट आप नहीं लिखेंगे तो फिर 20 साल बाद वो रिफॉर्म कैसे, किस बलबूते पे वो रिफॉर्म होगा, है ना। हमने MRTP आई थिंक फाइनली अर्ली 2002 या कभी वो हमने रिफॉर्म किया था, मगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट 1984 में लिखी गई थी, है ना। तो उस पे काम और विचार शुरू हो गया। तो मेरे हिसाब से एक आइडियाज की एक फाउंडेशन होनी चाहिए, और उन आइडियाज को पहले टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट उस पे काम करते हैं, फिर जैसे हम और आप जैसे लोग जो उसको समझते हैं, जो उसको एक आम आदमी के पास लेके आते हैं ताकि उनको समझ आए कि ये जरूरी क्यों है, इससे उनके लाइफ में क्या बदलाव आएगा। तो ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक कमिटमेंट चाहिए वैल्यूज के लिए,
मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म के लिए। एक कमिटमेंट चाहिए कि गवर्नमेंट का काम नहीं है मुझे बताना कि मुझे साइकिल बनानी चाहिए, कि मुझे सीमेंट बनाना चाहिए, कि मुझे पॉडकास्ट बनाना चाहिए। अगर हमारे पास वो कमिटमेंट नहीं है और हमें लगता है गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना चाहिए, तो ये सब फाइनली क्राइसिस आते जाते रहेंगे। अभी भी हमारे पास एक कोविड क्राइसिस है, मगर कहाँ है रिफॉर्म? एक एम डॉक्यूमेंट जैसा ब्लूप्रिंट मैंने तो नहीं देखा। कुछ अगर सीक्रेट में कुछ चल रहा है तो शायद चल रहा है, बट मैंने तो ऐसे कोई पब्लिक में ज्यादा विचार नहीं देखा कि अगले रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो ये जो कोविड महामारी की जो एक इतनी बड़ी भारत में नहीं दुनिया में एक आपदा आई है, उसका पूरा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो क्राइसिस जरूरी नहीं है, अगर क्राइसिस हो तो चीजें जल्दी जल्दी होती है ना, मगर क्राइसिस जरूरी नहीं है। और दूसरा, तुमको याद है ना प्रणय कि मनमोहन सिंह का फेमस डायलॉग था उस बजट स्पीच का, कि उन्होंने कोट ही किया था किसी और को कि भाई कुछ जो जिस आइडिया का समय आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये विक्टर ह्यूगो का कोट है, विक्टर ह्यूगो का कोट बहुत जरूरी है ये। तो वो आइडिया का उस टाइम पे समय आया हुआ था, क्योंकि हाँ, वो जैसा श्रुति ने बोला, अगर वो नहीं होते कोई और होते तो भी वो होना ही था। हाँ, है ना। और हमें एक ऐसी परिस्थिति इंडिया में क्रिएट करनी है कि चाहे जो भी गवर्नमेंट में आए, आइडिया का समय आ जाए, ये रिफॉर्म्स, हाँ, और रिफॉर्म्स चलते रहें और इकोनॉमिक ग्रोथ से फोकस ना हटे। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री कौन है, आज उद्योग मंत्री कौन है, आज वित्त मंत्री कौन है, उसके बलबूते पे डिटरमिन होगा कि इंडिया की ग्रोथ रेट क्या होगी। इंडिया की ग्रोथ रेट उनके हमारे समाज के वजह से होनी चाहिए, हमारे नागरिकों के वजह से होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर के वजह से नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पॉलिटिकल पावर बस इस तरह से वो जरूरी है कि वो रास्ते से हट जाए और उन्हें समझ आए कि करेक्ट इकोनॉमिक आइडियाज क्या हैं और गलत इकोनॉमिक आइडियाज क्या हैं। और जब मैं करेक्ट और गलत कहती हूँ, मेरे हिसाब से करेक्ट इकोनॉमिक आइडियाज वो हैं जिससे इंडिया में गरीबी कम हो और लोगों की बरकत हो, और गलत इकोनॉमिक आइडियाज वो हैं जिससे गरीबी बढ़े और लोगों की बरकत कम हो। ये मेरा एक बहुत ही एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने ज्यादा लोगों की गरीबी कम हो और जितने ज्यादा लोग प्रॉस्परस हों, है ना, वो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जितनी गरीबी ज्यादा होती है उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, वो लोग उतने ज्यादा दिन नहीं रह पाते, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, उनको एजुकेशन एक्सेस नहीं मिलता। तो एक पॉवर्टी का एक बहुत ही खराब साइकिल है जिससे हमें इंडिया की आबादी को निकालना ही पड़ेगा। ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, ये एक मैटर ऑफ नेसेसिटी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, हाँ। और जैसा आपने कहा, आपदा में गति बढ़ जाती है लेकिन आप उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं वो गति से। वो अगर आपके पास आइडियाज नहीं होंगे तो आप आजकल वही हो रहा है, मोनेटाइजेशन वगैरह, मतलब आप बहुत सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वो रिफॉर्म्स की दिशा कुछ और ही होती है। हाँ, बट आज हम देख रहे हैं ना, जैसे ये पूरा आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया जो चल रहा है, लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट करें और हम इंपोर्ट ना करें, पर कोई भी जानता है कि कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप अपने घर की बात ले लीजिए, आपको पॉडकास्ट दुनिया तक पहुंचाने के लिए ईयरफोन्स लेने पड़ेंगे, माइक लेना पड़ेगा, है ना, एक क्वाइट रूम लेना पड़ेगा, एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा। अगर ये सब बाहर से ना आए और हम कहें कि प्रणय आप अपना खुद का कंप्यूटर बनाओ, खुद का माइक बनाओ, खुद के ईयरफोन्स बनाओ, आप वो बनाते बनाते रह जाओगे, आपका पॉडकास्ट तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना जरूरी है। हर एक कंट्री में जिस कंट्री का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो हाई है, उसका इंपोर्ट टू जीडीपी रेशो भी बहुत हाई है ना। तो अगर जितना हम ये मेक इन इंडिया का ये जो नॉनसेंस फैला हुआ है आजकल, ये उल्टी दिशा में ही जा रहा है, उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम हमारे एक्सपोर्ट्स वीकन कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। वो सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब बना देते हैं, वैक्सीन हब बना देते हैं, पर अब हमने देखा है वैक्सीन बनाने के लिए जो जो इनपुट्स चाहिए, जो फिल्टरलेस बैग चाहिए, जो बायोमेडिकल सप्लाईज चाहिए, वो सब इंडिया नहीं बनाती, वो सब अमेरिका से लाना जरूरी है। जो जो केमिकल्स की जरूरत है वो सब चाइना से लाना जरूरी है। तो अगर हम वो सब नहीं ला पाए तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट एक हाथ से ताली नहीं बजा सकती ना, फिर वो नहीं बना सकती दुनिया के लिए वैक्सीन। तो ये एक बहुत जरूरी इंसाइट है कि हम ऐसी उल्टी दिशा में ना जाएं, और वो रिफॉर्म्स आजकल ये सारा उल्टी दिशा में ही जा रहा है।
ठीक है। हाँ, ये तो जरूर, जैसे आपने कहा निर्यात करने के लिए आयात करना जरूरी है, और ये चाइना से भी लागू, चाइना और भारत से भी लागू होता है, क्योंकि हमारे निर्यात में चीन से जो आयात होता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे चीन से हमें कुछ वास्ता ही नहीं रखना है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है श्रुति, बहुत बहुत मजा आया आपसे फिर से बात करके, और बहुत कुछ जानने मिला। और मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रोताओं को कि जो द 1991 प्रोजेक्ट है, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है या आपको कोई भी योगदान देना है तो प्लीज दीजिए। श्रुति ने परमिशन दे दिया है, परमिट दे दिया है इसके लिए, और आप इस परमिट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हाँ, हमने हर चीज अंग्रेजी में लिखी है। इसकी वजह ये है कि मेरी सारी ट्रेनिंग अंग्रेजी में है और मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, जैसे आपके श्रोता अब तक समझ गए होंगे। आधी मेरी हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैंने सब कुछ अंग्रेजी में ही पढ़ा है। तो यही वजह है कि पूरा वेबसाइट इंग्लिश में है। मगर अगर कोई भी किसी भी और लैंग्वेज में इन बातों पे विचार करना चाहें, वो हमें लिखना चाहें या वो इस वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो मेरा ईमेल आप मुझे गूगल करिए और मुझे ईमेल लिखिए। और इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, प्रखर मिश्रा और श्रेयस नारला। ये मर्केटस सेंटर पे इंडिया प्रोग्राम के रिसर्च एसोसिएट्स हैं जहां पे मैं काम करती हूँ, और उन्होंने इस पे बहुत ही काम किया है। उन्होंने एक्चुअली जो हम कह रहे थे इस पे पिक्चर बननी चाहिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा एसे लिखा है कि 1991 रिफॉर्म कैसे हुआ, और ये जो गठबंधन थे, जो सारे कमजोर गठबंधन, वो सब कैसे टूटे और ये रिफॉर्म कैसे आया। मैंने इस पे एक एसे लिखा है। हमने ये जो सारे, मेरे हिसाब से जो पायनियर्स थे इंडिया के, नरसिम्हा राव से लेकर एन वर्मा, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, राकेश मोहन, इन सब के हमने बायोग्राफिकल स्केचेस दिए। हमने थोड़ा बैकग्राउंड दिया है कि ये लोग क्या सोच रहे थे, समझ रहे थे, इन्होंने रिफॉर्म्स कैसे किए। तो हमारा काम इस पे चालू है और हम एक पूरा साल इस पे काम करने वाले हैं। हम एकेडमिक पेपर्स लिखेंगे, हम पॉलिसी पेपर्स लिखेंगे, हम थोड़े पॉडकास्ट करेंगे, थोड़ी पुलियाबाजी करेंगे, और आप इसमें अगर शामिल होना चाहें तो the more the merrier। बहुत बढ़िया। तो निर्माता निर्देशक यही हैं, श्रुति, श्रेयस और प्रखर। तो आप लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसी बात पर हम लोग इस पुलियाबाजी का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स श्रुति। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Naan Curry, Sadaf and Archie stir up a hot pot of stories exploring the age-old breakfast of Old Delhi Nihari. This is a must-check out from the #1 food podcast in India. We'd like to welcome Audiogan to the network. It's an old show about design. We want to kick off this season with Jay Datta, design-headed Make My Trip and Go Ivy Bo. He's also the founder of Design Up. Positively Unlimited gets a makeover. Check out the revamped show Say No to Drama with Chetna and learn how to avoid drama in your life. Home is where the heart is. Marathi Kirkitun helps us understand more about homes. On Smarter with Sid, Siddharth asks the pertinent question, is jealousy good for you? And on the Musafir Stories, get introduced to the headhunters of Nagaland. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast you love. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, CEAT, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. Feeling overwhelmed, anxious, struggling with too many obstacles, don't know where your life is headed? Well, if you are dealing with one or all of these, tune into the Positively Unlimited podcast, because in each episode, I share a life lesson, a life hack, a pro tip that can help you get your life back on track. All episodes are available on the IBM website, IBM Podcast app, or wherever it is that you get your podcasts from.